ये एक फिक्शनल स्टोरी एक्सप्लेनेशन है। इस वीडियो में कोई ग्राफिक सीन या रियल वायलेंस नहीं दिखाई गई है। ये सिर्फ एजुकेशनल नरेशन और कमेंट्री के लिए बनाया गया है। वेलकम बैक लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज फैमिली। आज हम चैप्टर्स 1111 से 1120 तक के राज को डिकोड करेंगे। यार सच कहूं तो हर रोज एक नई वीडियो लाना आसान नहीं होता। इसके पीछे घंटों की रिसर्च, एडिटिंग और बहुत सारी रातों की नींद छिपी होती है। लेकिन मैं ये सब खुशी खुशी करता हूँ सिर्फ एक उम्मीद में कि शायद आपको मेरा काम पसंद आए। अगर आपको स्क्रीन के पीछे की ये मेहनत महसूस होती है तो प्लीज सब्सक्राइब करके मेरा हौसला जरूर बढ़ाना। सच मानिए, आपका वो एक क्लिक मेरे लिए सारी थकान मिटा देता है। और जो लोग रोज आके वीडियो देखते हैं और इतना प्यार देते हैं, दिल से शुक्रिया। आप लोग ही इस चैनल की असली ताकत हो। चलिए अब और वक्त नहीं लेते, शुरू करते हैं आज का चैप्टर और देखते हैं कहानी कौन सा नया मोड़ लेती है। चैप्टर 1111 पोकर एक्सपर्ट। रेड एंजल इविल स्पिरिट का जवाब सुनकर डीमोनेस ऑफ व्हाइट कैटरीना का एक्सप्रेशन तुरंत फ्रीज हो गया। वो अपने गुस्से को रोकने में असमर्थ थी। सौरन आइनहॉर्न मेडिची हंसा और आगे बोला, तुम फोर्थ इपॉक के एंड में ही डेमीगॉड बन गई होगी। 1000 साल से ज्यादा हो गए लेकिन तुम एंजल नहीं बनी। क्या तुम्हें इंफीरियर फील नहीं होता? जहां तक उस फेलो की बात है, शुरुआत में तुम्हारा सामना करने के लिए उसे आजिक एगर्स पर रिलाई करना पड़ा था। वो उस समय एक अभी अभी निकले चूजे की तरह कमजोर था, लेकिन अब 1 साल से भी कम समय में वो पहले ही सीक्वेंस 4 पर एडवांस कर चुका है और उसने गॉडहुड प्राप्त कर लिया है। उसके पास तुम्हारी स्ट्रेंथ को मैच करने की एबिलिटी है। क्या तुम्हें इस बारे में कोई विचार नहीं आते? क्या तुम्हें नहीं लगता कि पिछले 1000 साल बर्बाद हो गए? एक कुत्ता भी 1000 साल से ज्यादा जीने के बाद एंजलहुड के गेट्स खोल सकता है। मैं जानता हूं तुम क्या सोच रही हो। तुम बहुत जेलस हो और दूसरी तरफ तुम्हारी एक ट्विस्टेड डिजायर भी है। तुम उसके साथ सोकर खुद को प्रूव करना चाहती हो। तुम डीमोनेसिस सच में लॉफेबल हो। एक तरफ तुम इंसिस्ट करती हो कि तुम ओरिजिनली मर्द थे ताकि खुद को खोने से बचा सको और कंट्रोल लूज ना करो। दूसरी तरफ तुम्हें एक औरत का चार्म शोकेस करना पड़ता है और एक्सट्रीम प्लेजर और इंटेंस लव में अपना हाथ आजमाना पड़ता है। लेकिन हम हंटर्स को ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। चाहे शुरुआत में हमारा जेंडर कुछ भी हो, हमें फ्यूचर में सिर्फ एक ही चीज करनी है और वो है वॉर वॉर वॉर। प्राइमोर्डियल सच में एक ट्विस्टेड फेलो है। एक प्योर वुमन को डीमोनेस का पाथ लेने देना कितना बेहतर होता। हालांकि जनरेशन दर जनरेशन तुम लोग डैमेज को पास करते रहते हो। और किस लिए? क्या मेन गोल सिर्फ फेट से बदला लेना नहीं है? रेड एंजल इविल स्पिरिट का हर शब्द एक तीर की तरह था जो डीमोनेस ऑफ व्हाइट के दिल में चुभ गया। इससे उसका सुंदर और एक्विजिट चेहरा ट्विच करने लगा और उसके स्मूथ रेवन ब्लैक लंबे बाल घने होते हुए लग रहे थे। सौरन आइनहॉर्न मेडिची ने कैटरीना की तरफ देखा और तुरंत जोर से हंसा। मुझे मत बताओ कि तुम मेरे प्रोवोकेशन की वजह से कंट्रोल लूज कर रही हो। कितनी नॉस्टैल्जिक फीलिंग है। रेड एंजल इविल स्पिरिट एक पल के लिए रुका और फिर बोला, तुम अब जा सकती हो। अगर कुछ भी हो तो मेरा ऑनरिफिक नेम रिसाइट करना याद रखना। बेशक अगर मुझे जरूरत पड़ी तो मैं सीधे तुम्हारे पास आऊंगा। डीमोनेस ऑफ व्हाइट कैटरीना का एक्सप्रेशन नॉर्मल हो गया। उसने हल्का सा फ्रॉन किया और डिसबिलीफ में पूछा, तुम मुझे जाने दे रहे हो बस ऐसे ही? रेड एंजल इविल स्पिरिट हंसा। क्यों? क्या तुम मेरे साथ सोना चाहती हो? अगर टाइमिंग सही हो तो ये इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है जिसे करना जरूरी है। चिंता मत करो, चूंकि तुमने पहले ही मेरा ऑनरिफिक नेम रिसाइट कर लिया है और मुझे अपने ब्लड की एक बूंद दे दी है, तुम मेरी वॉच में रहोगी और मैं किसी भी मोमेंट तुम्हें अफेक्ट कर सकता हूँ। क्या तुम पहले ही एक एंजल और एक सेंट के बीच का फर्क भूल गई हो? क्या तुम नहीं जानती कि एक असली हाई लेवल फिगर कितना पावरफुल होता है? हे, जब तक तुम सीधे प्राइमोर्डियल को प्रे नहीं करती और रिस्पॉन्स रिसीव नहीं करती, वरना तुम कभी भी खुद को मेरी गेज से आजाद नहीं कर पाओगी। खैर, नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में एक एंजल ऐसा कर सकता है, लेकिन ये सिर्फ उस सिचुएशन तक लिमिटेड है जहां तुम केवल मेरा ऑनरिफिक नेम चैंट करती हो। अगर तुम्हें मेरा यकीन नहीं है तो मैं तुम्हें एक एंजल की हेल्प लेने दूंगा। डीमोनेस ऑफ व्हाइट कैटरीना ने एक ग्लूमी एक्सप्रेशन के साथ सुना और आखिरकार मुस्कुराई। मैं आपकी टीचिंग्स को ध्यान में रखूंगी लॉर्ड मेडिसी। सौरन आइनहॉर्न मेडिसी की आईब्रो फड़फड़ाई। तुम इतनी कंप्लाइंट नहीं लगती। मैं इमेजिन भी कर सकता हूं कि तुम कैसी थी जब तुमने गेहरमन स्पैरो को फेस किया था, लेकिन मुझे परवाह नहीं है। मैं तुम्हें बताना भूल गया। बेहतर होगा अगर तुम इमीडिएटली अपने ब्लड लाइन डिसेंडेंट्स की कंडीशन कंफर्म कर लो। क्या तुम्हें यह सस्पिशियस नहीं लगता कि गेहरमन स्पैरो तुम्हें इतनी आसानी से ढूंढने में कामयाब हो गया? कैटरीना का चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया, लेकिन फिर वो सीरियस हो गया।
उसने धीरे से सिर हिलाया और कहा, मैं समझ गई। ये कहकर वो तुरंत पीछे हटी और फिर से ग्लास विंडो में एंटर कर गई। ये पता नहीं था कि वो इल्यूजरी स्टैक्ड मिरर वर्ल्ड में कहाँ जा रही थी। डीमोनेस ऑफ वाइट के गायब होने के साथ रेड एंजल इविल स्पिरिट के बाएं गाल के लेफ्ट साइड पर अचानक एक ब्लडी गैश दिखाई दिया और उसने एक आवाज निकाली। क्या एक्सीलेंट एक्ट्रेस है। उसने ऐसा दिखाया जैसे वो अपने एक्सप्रेशन को कंट्रोल करने में अच्छी नहीं है, अपनी रेस्टलेसनेस और इंटेलिजेंस की कमी दिखा रही है, जैसे कि उसके अल्टीरियर मोटिव्स का डिस्कवर होना आसान हो। ये सही है। इस तरह इस बात का हाई चांस है कि हम उसे बेलिटल करेंगे और उसके खिलाफ अपना गार्ड डाउन कर देंगे। रेड एंजल इविल स्पिरिट का राइट गाल भी एक हिडियस तरीके से खुल गया। टस्क डीमोनेसेस सच में बहुत कनिंग होती हैं। हालांकि मैंने कभी किसी प्रे को अंडर एस्टिमेट नहीं किया। रेड एंजल इविल स्पिरिट ने अपने नॉर्मल मुंह का यूज करके कहा, वो मुझे डिसेंसिटाइज करना चाहती है और मुझसे खुद को बेलिटल करवाना चाहती है, लेकिन ये इम्पॉसिबल है। उसके लेफ्ट गाल पर मौजूद ब्लडी गैश खुला और बंद हुआ और रिप्लाई किया, तो फिर तुम अलिस्टा ट्यूडर द्वारा कैप्चर क्यों किए गए थे? वो तुम दोनों की वजह से था। जो पर्सनालिटी मेडिची की थी उसने मुंह बनाया और कहा, इसका बेलिटलमेंट और डिसेंसिटाइजेशन से कोई लेना देना नहीं था। उसके राइट साइड पर मौजूद ब्लड कलर्ड क्रैक ने स्नॉट किया और कहा, किसी और का शिकार बनना कैसा लगता है? महान गॉड ऑफ वॉर क्रिएटर के पास वाला रेड एंजल? बुरा नहीं। मेडिची का एक्सप्रेशन थोड़ा डार्क हो गया, लेकिन उसके शब्दों में कुछ सेल्फ कॉम्प्लेसी थी। जो पर्सनालिटी सौरॉन की थी उसने लेफ्ट गाल के साथ कहा, तुम्हें अपने गोल्स अचीव करने के लिए ब्लफ करना बहुत पसंद है। उस समय अलिस्टा और कंपनी तुम्हारे झूठ को देख पाए थे, इसीलिए वो अपॉर्चुनिटी सीज करने में कामयाब रहे। और बस अभी तुम कैटरीना को ब्लफ कर रहे थे। तुम सिर्फ अपना ऑरा रिलीज करने और एक सर्टेन अमाउंट का डैमेज लाने के लिए ट्रैप्स और सरप्राइज अटैक्स पर रिलाई करने के कैपेबल हो। ऐसा कोई तरीका नहीं था कि तुम उसे जल्दी से फिनिश कर सको, लेकिन तुमने ऐसा प्रिटेंड किया कि तुम अपने सीक्वेंस 1 स्टेट पर वापस आ गए हो, उसे अपना ऑनरिफिक नेम रिसाइट करने और अपना ब्लड देने के लिए ट्रिक किया। मेडिची ने फिर से मुंह बनाया और कहा, ब्लफ भी पोकर में एक नॉर्मल प्ले स्टाइल है। इफेक्ट काफी अच्छा है ना? इस पॉइंट पर रेड एंजल हंसा और बोला, इसके अलावा ये सिर्फ एक ब्लफ नहीं है। मुझे सबसे ज्यादा जो पसंद है वो है हर कुछ ब्लफ्स में एक या दो सच मिक्स करना, जिससे मैं उन फेलोज का वेट कर सकूं जो सोचते हैं कि उन्होंने मेरे डिस्गाइज के आर पार देख लिया है और ट्रैप में कदम रख दें। ये बिल्कुल उन गलतियों जैसा है जो तुम दो इडियट्स ने उस समय की थी, लेकिन तुम सबसे पहले मरने वाले थे। रेड एंजल इविल स्पिरिट के चेहरे के दोनों साइड्स एक ही समय पर क्रैक हुए। बिना किसी हेजिटेशन के मेडिची ने कहा, इसका मतलब है कि मैं सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हूँ, सबसे ज्यादा अटेंशन पाने के लायक। ये कहने के साथ रेड एंजल इविल स्पिरिट की तीनों पर्सनालिटीज एक ही समय पर शांत हो गईं। कुछ सेकंड्स बाद ब्लड कलर्ड क्रैक जो आइनहॉर्न को रिप्रेजेंट करता था खुला और बंद हुआ। एवरनाइट के साथ गेहमन स्पैरो का कनेक्शन मेरे इमेजिनेशन से कहीं ज्यादा टाइट है। उसे अभी अभी कैटरीना के ट्रू स्टेट को नोटिस कर लेना चाहिए था। मेडिची हंसा और बोला, सब ठीक है। ये कुछ ऐसा है जिसे उसने पहली जगह में टैसिटली अलाउ किया है। जब ग्रेट स्मॉग ऑफ बैकलैंड हुआ था, ऑपरेशन में पार्टिसिपेट करने वाले सभी लोग जा चुके हैं। केवल वो डीमोनेस जिसका नाम ट्रिसी है अभी भी जिंदा है। क्या ये कुछ एक्सप्लेन करने के लिए काफी नहीं है? सौरॉन और आइनहॉर्न आगे नहीं बोले और उन्होंने गालों पर मौजूद ब्लडी क्रैक को रिगल करने और हील होने दिया। रेड एंजल इविल स्पिरिट ने फिर खुद को ग्लास विंडो पर रिफ्लेक्ट किया और बेल ऑफ ऑर्डर के आसपास के एरिया से गायब हो गया। ग्रेश व्हाइट फॉग के ऊपर एंशिएंट पैलेस के अंदर अपने हाथ में स्पिन हो रहे पुखराज पेंडेंट को देखते हुए क्लाइन ने न दिखने वाले तरीके से सिर हिलाया। उसने कैटरीना के जवाबों को कंफर्म करने के लिए पहले ही स्पिरिट डाउजिंग यूज कर ली थी और वो एक कॉन्क्रीट कंक्लूजन पर आया। उसके ठीक बाद उसने 8 सीक्रेट मौसोलियम्स के बारे में जो कुछ भी पता था उसके आधार पर अपना ड्रीम डिविनेशन शुरू किया। उसने कोरेस्पॉन्डिंग एरियाज और उनके ब्लरी स्टेट्स को देखा। इससे वो समझ गया कि नॉर्मल मेथड्स के जरिए एंट्री इम्पॉसिबल थी। यहाँ तक कि बिना इंटरफेरेंस के झांकने के प्रोसेस को भी मौसोलियम्स के इंटीरियर को लोकेट करने में डिफिकल्टीज थीं। ये बहुत ट्रबलसम है। साथ ही जब मैं डीमोनेस ऑफ वाइट गर्ल की स्पिरिट को चैनल कर रहा था तो ये उस समय से काफी अलग था जब मैंने क्योनास किलगोर और हेवन रैम्बिस के लिए किया था। उसके पास बहुत सारे एक्सप्रेशंस थे और उसका जवाब ज्यादा प्रोएक्टिव था। क्या ये डीमोनेसेस के बारे में कुछ स्पेशल है या क्या ये दूसरे फैक्टर्स की वजह से है? एक विचार के साथ उसने अपने हाथ से इशारा करके कागज का एक टुकड़ा निकाला जो वाइस एडमिरल एलमेंट के ब्लड से स्टेंड था। उसने कोरेस्पॉन्डिंग सेंटेंस लिखा और अपने टारगेट को खोजने के लिए एक ड्रीम डिविनेशन किया। ब्लरी दुनिया में क्लाइन ने ट्रेसी को देखा जो अपने स्पाइडर वेब से एस्केप कर चुकी थी, खिड़की से बाहर देख रही थी। वहां आसपास एक डार्क और इल्यूजरी स्टॉर्म था जिससे यह जानना इम्पॉसिबल हो रहा था कि यह कहां था।
ट्रेसी भाग चुकी है, वो दुखी नहीं दिख रही। उसे केवल एक सर्टेन अमाउंट का गुस्सा और कंफ्यूजन फील हो रहा है। डीमोनेस ऑफ वाइट के साथ उसका रिलेशनशिप इतना टेरेबल है? या ऐसा हो सकता है, जैसे ही वो पजल्ड फील कर रहा था, उसने देखा कि एक ब्लैक फ्लेम अचानक जली और उसके सपने को पिघला दिया। उसने अपनी आंखें खोलीं और कंफर्म किया कि वो वाइस एडमिरल एलमेंट ट्रेसी की लोकेशन डिवाइन करने के लिए अपने हाथ में मौजूद ब्लड का अब और यूज नहीं कर सकता। इसका मतलब था कि एक डेमीगॉड पावर हाउस ने दोनों के बीच के कनेक्शन को सेवर करने के लिए एक मिस्टिसिज्म टेक्निक यूज की थी। क्या ऐसा हो सकता है कि डीमोनेस ऑफ वाइट कैटरीना अभी तक नहीं मरी है? ये सही है। जब रेड एंजल इविल स्पिरिट ने मुझे जवाब दिया तो वो रिटोरिकल क्वेश्चंस यूज कर रहा था। उसने इसे बिल्कुल भी एडमिट नहीं किया। मैं एक जिंदा इंसान की स्पिरिट चैनल कर रहा था। क्लाइन तुरंत एनलाइटन हो गया और उसने जल्दी से एक और डिविनेशन किया। आखिरकार उसने कंफर्म किया कि डीमोनेस ऑफ वाइट सच में अभी भी जिंदा थी। इंडीड, रेड एंजल इविल स्पिरिट का असली टारगेट डीमोनेस ऑफ वाइट नहीं है। साथ ही मेरे पोशन के डाइजेशन की प्रोग्रेस के फीडबैक के साथ कंबाइन करके क्या मेरा ये कहना सही है कि रेड एंजल इविल स्पिरिट मेरे इमेजिनेशन से भी कमजोर है? वो सीक्वेंस 2 के लेवल तक भी रिकवर नहीं हुआ है और वो डीमोनेस ऑफ वाइट को जल्दी से फिनिश करने में अनेबल था। उसे सबड्यू करने के लिए वो केवल दूसरे मीन्स पर रिलाई कर सकता था। एक पल के लिए सोचने के बाद क्लाइन को एहसास हुआ कि वो किसी कंक्लूजन पर नहीं पहुंच सकता। उसने जल्दी से अपने थॉट्स को रोका और प्रॉब्लम पर विचार करना बंद कर दिया। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने डीमोनेस ऑफ वाइट कैटरीना से जो इन्फॉर्मेशन चाहिए थी वो पहले ही प्राप्त कर ली थी। क्लाइन ने कागज का वो टुकड़ा नीचे रखा जो वाइस एडमिरल एलमेंट के ब्लड से स्टैंड था और अचानक हंसा। ब्लड और बॉडी के बीच कनेक्शन को सेवर करना, डिविनेशन और प्रोफेसी की पावर्स को इसे एक मीडियम के रूप में यूज करने से रोकना। मैं सोचता हूं कि क्या ये काम करेगा अगर इसे ग्रोजेल्स ट्रैवल्स के सरफेस पर रब किया जाए। कागज के टुकड़े को कुछ सेकंड्स देखने के बाद क्लाइन ने इसे टेस्ट करने का आइडिया टेम्परेली छोड़ दिया क्योंकि इसकी कोई जरूरत नहीं थी। उसका फोकस जल्दी से जॉर्ज 3 के बाकी 8 मौसोलियम्स पर शिफ्ट हो गया। थॉट की ऑर्डिनरी लाइंस काम नहीं करनी चाहिए। जो चीजें मैं सोच सकता हूँ वो डेफिनेटली ऐसी चीजें हैं जो जॉर्ज 3 के अंडर काम करने वाले एंजल्स और सेंट्स भी फिगर आउट कर सकते हैं। अगर ये फैक्ट नहीं होता कि गॉड्स ने इस मामले को पहले ही टैसिटली अलाउ कर दिया है तो फ्लायर्स पर प्रिंट करके इस मामले को एक्सपोज करना इफेक्टिव हो सकता था। टेलीपोर्टेशन नेक्सस, ट्यूडर रूइंस। ये जैसे ही उसने इसके बारे में सोचा, अचानक उसके दिमाग में एक विचार आया। उसे एक आइडिया आया। चैप्टर 11-12 ट्रैवलिंग नोटबुक। ग्रे फॉग के ऊपर मैग्निफिसेंट पैलेस में क्लाइन ने अपना राइट हैंड आगे बढ़ाया और लंबी मॉटल टेबल के किनारे को टैप किया। जैसे ही वो चुपचाप बड़बड़ाया, ट्यूडर डायनेस्टी के 5 बड़े फैमिली क्लैंस हैं, अमोन, अब्राहम, एंटिगोनस, जैकब और तमारा। वो लोग जिन्होंने एलिस्टा ट्यूडर को ब्लड एम्परर बनने में मदद की, वो किंग्स ऑफ एंजल्स थे, एडम, अमोन और अब्राहम। क्या इससे ये इन्फर किया जा सकता है कि ट्यूडर ट्रांसवेस्ट यूनाइटेड एम्पायर के टाइम पर कंसल्स थे, अमोन और अब्राहम जो एलिस्टा के बगल में खड़े थे? अगर ऐसा है तो ब्लड एम्परर एलिस्टा ट्यूडर के पास शुरुआत में पाथ स्विच करने के प्लान्स नहीं थे। जब उन्होंने चुपचाप मौसोलियम्स कंस्ट्रक्ट किए तो उन्होंने शायद इनमें से एक या ज्यादा की मदद मांगी होगी, अमोन, अब्राहम और एंटिगोन्स। जहां तक बेथेर अब्राहम की बात है, वो मिस्टर डोर हैं और वो अप्रेंटिस पाथवे को ग्रास्प करते हैं। जब बात टेलीपोर्टेशन की आती है तो एक ट्रू डियटी भी शायद उनके जितना अच्छा न हो। तो क्या ट्यूडर रूइंस में टेलीपोर्टेशन नेक्सस बेथेल अब्राहम द्वारा सेटअप किया गया हो सकता है? इसका हाई चांस है। हाँ, सिर्फ मिस्टर डोर जैसे इंपॉर्टेंट फिगर्स ही ऐसे लेवल के सीक्रेट रूइन में एंटर और एग्जिट कर सकते हैं। यहाँ तक कि ग्रे फॉग के ऊपर मेरा डिविनेशन भी इसकी लोकेशन पिनपॉइंट करने में असमर्थ है। वैसे ही एक एंजल जो कंसीलमेंट वील्ड करता है, उसके लिए सीधे एंटर करना डिफिकल्ट है। अपने थॉट्स के बीच क्लाइन अपने गेस के रियलिटी के करीब होने की तरफ और ज्यादा झुक रहा था। मैं सोचता हूँ कि क्या मिस्टर डोर ने एक्यूरेट कोऑर्डिनेट्स या एंट्री के मेथड्स प्रोवाइड करने के लिए कोई रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन पीछे छोड़ी है। इसके लिए मिस मैजिशियन को अपने टीचर से दोबारा पूछना पड़ेगा। साय मैं सच में होप करता हूँ कि मिस मैजिशियन जल्द से जल्द एक ट्रैवलर बन सकें। इस तरह उन्हें अपने टीचर को कांटेक्ट करने के लिए लेटर्स लिखने पर रिलाई नहीं करना पड़ेगा। वो सीधे टेलीपोर्ट कर सकती हैं। हाँ, वो अभी ये कर सकती हैं, लेकिन इतने सारे ट्रैवलिंग स्पेल्स को रिकॉर्ड करने की एबिलिटी उनके टीचर को डरा देगी और सस्पिशन जगाएगी। ये सच में ट्रबलसम है। अगर अब्राहम फैमिली द्वारा कोई रिकॉर्ड्स नहीं छोड़े गए हैं तो क्या मुझे मिस्टर डोर से कन्वर्स करने का अटेम्प्ट करना पड़ेगा? ये न सिर्फ ट्रबलसम है बल्कि डेंजरस भी है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, मिस मैजिशियन अभी सीक्वेंस 5 भी नहीं है।
वो मिस्टर डोर को क्लियरली सुन भी नहीं पाई हैं, रिस्पॉन्ड करना तो दूर की बात है। मेरे लिए उन्हें अपना मैरिनेट बनाना या उनकी बॉडी पर डिसेंड करना इम्पॉसिबल है। शुरुआत में क्लाइंट ने मिस मैजिशियन के थ्रू मिस्टर डोर से कम्युनिकेट करने पर सीरियसली कंसीडर किया था जब वो उन्हें पहली बार ग्रे फॉग के ऊपर लाया था। बाद में जब उसे और पता चला, वो इस आइडिया को लेकर इंक्रीजिंगली एप्रीहेंसिव हो गया और उसने रिस्क लेने की हिम्मत नहीं की। इसके अलावा वो जिस लेवल पर अभी था उसमें सफिशिएंसी और सिक्योरिटी के मेजर्स की कमी थी। जैसे ही उसके थॉट्स घूमने लगे, उसने अचानक साय साइड किया और एक शब्द कहा, पेशेंस। समुंदर में एक आइलैंड पर जहां रिलेटिवली हाई पायरेट एक्टिविटी थी। फोर्स ने अपना ग्लास उठाया और एंटिसिपेशन में ट्रांसपेरेंट और कलरलेस लिक्विड का एक सिप लिया। उसका चेहरा ऐसे सिकुड़ गया जैसे उसने कुछ ऐसा टेस्ट कर लिया हो जो निगलने में मुश्किल हो। फाफ्ट, EFFT, क्या ये लानती प्रूफ बहुत इंफीरियर नहीं है? वो इसे पीने में इतना मजा क्यों ले रहे हैं? फोर्स ने अपना कप नीचे रखा, अपना राइट हैंड उठाया और अपने मुंह को हवा दी। वो धीरे से बड़बड़ाई, अल्कोहल कंटेंट के अलावा इसमें कोई और स्ट्रेंथ्स नहीं है। ओह राइट, ये चीप भी है। दूसरे कप से एक घूंट ठंडा पानी पीने के बाद फोर्स ने एक फाउंटेन पेन उठाया और एक रादर पुअर क्वालिटी नोटबुक में लिखा। यहाँ के पायरेट्स सिर्फ स्ट्रॉन्ग लिकर के परस्यूट में हैं और प्राइस पर नजर रखते हैं। उनके लिए ड्रंक होना किसी भी और चीज से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 3 पायरेट फ्रेंड्स जो मैं जानती हूँ, उन्होंने मुझे बताया कि ये पोर्ट सिटी उन्होंने बनाई थी। पहले वो अपने लूट को छुपाने और अपनी फैमिलीज को सेटल करने के लिए सिर्फ अपने शिप्स यहाँ डॉक करते थे। बाद में बैंकरप्ट लोग, एडवेंचर्स और टैक्स फ्यूजिटिव्स इस जगह आए और सेटल हो गए। उन्होंने आइलैंड पर जमीन भी जोती और घर बनाए। आखिरकार एक एंट्रपो मार्केट बन गया और समुंदर के मर्चेंट्स खून सूंघने वाली शार्क्स की तरह यहाँ आ गए। इस पॉइंट पर फोर्स ने कोने में कर्ल्ड अप 3 पायरेट्स की तरफ ऊपर देखा। क्या तुम्हारे पास कहने के लिए कुछ और है? 3 बर्ली पायरेट्स एक ही वक्त पर कांप उठे और एक मौनफुल एक्सप्रेशन के साथ बोले, नहीं सच में, हमारे पास कुछ नहीं है। मुझे कहना पड़ेगा कि पायरेट्स के साथ डील करते वक्त मिस्टर वर्ल्ड के एटीट्यूड को इमिटेट करना काफी अच्छा लगता है। फोर्स ने साय किया और अपना सिर हिलाया। उसने अपनी नजरें हटाई और लिखना जारी रखा। यहाँ एक लिबरल मूड है। अगर औरतें किसी आदमी में इंटरेस्टेड हैं, तो वो आदमियों की तरह एक प्राइस ऑफर कर सकती हैं। सिमिलरली, ये तब काम करता है जब कोई आदमी किसी दूसरे आदमी की नजर में आता है या जब कोई औरत किसी दूसरी औरत की नजर में आती है। मेरे 3 पायरेट फ्रेंड्स के अनुसार समुंदर में ड्रिफ्ट करते हुए रिप्रेशन और बॉर्डम के लंबे पीरियड्स की वजह से कुछ लोगों के लिए सर्टेन फॉरबिडन टैबूज के साथ एक्सपेरिमेंट करना इनेविटेबल है। इस एस्पेक्ट में वो बहुत ऑनेस्ट रहे हैं और अपने एक्सपीरियंस भी डिस्क्राइब किए हैं। इसके अलावा उन्होंने मुझे ऐसी चीजों के बारे में इन्फॉर्म किया जिन पर मैं कभी विश्वास करने की हिम्मत नहीं करती थी। पायरेट्स एक्चुअली डेमोक्रेसी और जस्टिस के कॉन्सेप्ट को एडवोकेट करते हैं। इसने मेरी अंडरस्टैंडिंग को पूरी तरह ओवरटर्न कर दिया है, लेकिन ध्यान से सोचने पर इसे समझना मुश्किल नहीं लगता। कम से कम उन्होंने ये नहीं कहा कि वो जस्टिस परस्यू कर रहे थे। मेरे 3 पायरेट फ्रेंड्स से एक्सप्लेनेशन ये है कि जब वेपन्स वाले किसी पर्सन के पास एब्सोल्यूट ओवरवेलमिंग स्ट्रेंथ नहीं होती, तो पायरेट शिप पर हमेशा मेजॉरिटी की टिरनी होने का केस होता है। इसके अलावा एक बड़े शिप को चलाने के लिए बहुत सारे लोगों की जरूरत होती है। जब ये फैक्टर्स कंबाइन होते हैं, तो ये पायरेट क्रू को डेमोक्रेसी के बारे में बहुत पर्टिकुलर बनाता है। हमेशा एक कैप्टन होगा जिसे उसका क्रू वोट करेगा, जिसे कभी कभार बैनिश या मार भी दिया जाएगा। मैं मानती हूं कि अगर किसी कैप्टन के पास एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ हो, तो पायरेट क्रू डेफिनेटली गवर्नेंस का दूसरा स्टाइल डेवलप करेगा। इस पॉइंट पर फोर्स ने फिर से खिड़की के बाहर देखा और पाया कि ब्लू स्काई और व्हाइट क्लाउड्स के नीचे लकड़ी और पत्थरों से बनी बिल्डिंग्स ने मार्केट के चारों ओर एक डेंस सर्कल बना लिया था। समय पर वो टैटर्ड क्लॉथ्स में कुछ बच्चों को फुदकते हुए देख सकती थी। एक्सट्रीमली लाइवली कमोशन सुनने पर फोर्स ने फिर लिखा, यहाँ कोई अर्बन प्लानिंग नहीं है। हर कोई कैजुअली अपने घर बनाता है और अपने बॉर्डर्स एक्सपैंड करता है। नतीजतन कई सड़कें सिर्फ एक पर्सन को चलने अलाउ करती हैं। वहां बिल्कुल भी सनलाइट नहीं है। मेरा पहला रिएक्शन ये है कि एक बार आग लगने पे आउटकम एक्सट्रीमली टेरिफाइंग होगा। बैकलैंड में एक बार सिमिलर ट्रेजेडी हुई थी। हालांकि मेरे 3 पायरेट फ्रेंड्स ने मुझे बताया कि ये चिंता करने लायक बात नहीं है, क्योंकि यहाँ ह्यूमिडिटी है और अक्सर बारिश होती है। स्पेशल पावर्स वाले लोग इसे कभी छुपा कर नहीं रखते। ये जगह अभी भी वॉर के इन्फ्लुएंस में है। भले ही ये केओटिक है, ये लोगों को ट्रैंक्विलिटी का सेंस देती है।
साथ ही वो जिससे सबसे ज्यादा डरते हैं वो किंग ऑफ द 5 सीज, नास्ट या तरह तरह के हॉरिफाइंग लेजेंड्स नहीं है, बल्कि क्रेजी एडवेंचरर गेरमन स्पैरो है। हर पायरेट को उनके पियर्स द्वारा वॉर्न किया जाता है कि देर रात तक ड्रिंक न करें। उन्हें आधी रात में वॉक नहीं करनी चाहिए या स्मॉल एलीज यूज नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे वो गायब हो सकते हैं। और अफवाह है कि मर्डरर वो जेंटलमैन है। क्या ये हंटिंग का एक फॉर्म है? जैसे ही उसने लिखा, फोर्स का एक्सप्रेशन ग्रेजुअली सोलम हो गया। उसने जल्दी से पेपर का दूसरा स्टैक निकाला और कंटेंट ऐड किया। रात में हॉस्पिटल में एक यूनिक कोल्डनेस वॉफ्ट्स करती है और खिड़की के बाहर का डार्कनेस दूसरी जगहों से कहीं ज्यादा थिक है। कोई नहीं जानता कि सिंगल वार्ड में रहने वाली वो यंग लेडी अपने फैमिली मेंबर्स से मशरूम्स और वीड्स क्यों मंगवाती है। कोई नहीं जानता कि ये चीजें कहाँ जाती हैं। शॉर्ट में वार्ड में किसी भी आग के कोई साइंस नहीं थे और बाहर कोई अबैंडन्ड जंक नहीं है। इससे नर्सेस को शक होता है कि पेशेंट चुपचाप मशरूम्स और वीड्स खा रही है। माउंटेन के सामने खड़े होकर आफ्टरनून टाउन, जो टॉप, मिडिल और बॉटम के 3 रीजन्स में डिवाइडेड था, वहां सिटी ऑफ सिल्वर द्वारा एक कैंप सेटअप किया गया था। डेरिक बर्ग ने अपने हाथ जोड़े और उन्हें अपने मुंह के सामने रखा, सॉफ्टली चैंट करते हुए, वो फूल जो इस एरा से बिलोंग नहीं करता। पायसली चैंट करने के बाद वो खड़ा हुआ और शार्प स्पाइक से कवर्ड एंशिएंट ब्रॉन्ज क्रॉस को उठाया, बाहर बोनफायर की तरफ चल दिया। चूंकि अनशैडोड क्रूसिफिक्स दूसरे मिस्टिकल आइटम्स के साथ कोएग्जिस्ट नहीं कर सकता था, उसका जायंट हैमर, जिसका नाम थंडर गॉड्स रोर था, उसे टेम्परेरीली हैम और जोशुआ के पास छोड़ना पड़ा ताकि वो उसे कैरी करें। जैसे ही सिटी ऑफ सिल्वर की एक्सपीडिशन टीम इकट्ठा हुई, क्लाइन, जो बैकलैंड में था, पहले ही ग्रे फॉग के ऊपर पहुंच चुका था। उसने सी गॉड सेप्टर उठाया और क्रिम्सन स्टार्स में से एक के बर्जनिंग और कॉन्ट्रैक्टिंग की मदद से उसने आफ्टरनून टाउन में सिचुएशन देखी और अपना विजन जायंट किंग्स कोर्ट की तरफ एक्सपैंड किया। अगर वो प्रेयर लाइट और सी गॉड सेप्टर यूज नहीं करता तो क्लाइन सिर्फ क्रिम्सन स्टार्स पर रिलाई करके अपना फील्ड ऑफ व्यू एक्सपैंड करने में असमर्थ था। जैसे ही उसकी नजर घूमी, उसकी आंखों में ग्रेजुअली एक ब्यूटीफुल लेकिन डीप डस्क दिखाई दिया। उस एरिया में जहां डस्क फ्रोजन था, वहां काउंटलेस पैलेसेस, काउंटलेस टावर्स और कई मेजेस्टिक सिटी वॉल्स थीं। वो मैग्निफिसेंट और ऑपुलेंट थे, मिथ्स और लेजेंड्स में पाए जाने वाले मिरेकल की तरह लग रहे थे। इसके अलावा वो समय में फ्रोजन थे। द जायंट किंग्स कोर्ट। जैसे ही उसने अपने विजन के साथ जूम इन करने की कोशिश की, क्लाइन को रियलाइज हुआ कि वो डस्क के नीचे एग्जैक्ट सिचुएशन देखने में असमर्थ था। जैसा कि एक एंशिएंट गॉड के डिवाइन किंगडम से एक्सपेक्टेड था, और ये उस तरह का नहीं है जिसे अबैंडन या हाइड किया गया हो। कोई हैरानी की बात नहीं कि किंग्स ऑफ एंजल्स ने सीक्रेट गैदरिंग के लिए इस जगह को चुना। मैं होप करता हूं कि जायंट किंग्स कोर्ट में एंटर करने के बाद लिटिल सन की प्रेयर मुझे इसे और क्लियरली देखने में मदद करेगी। क्लाइन ने थॉटफुली सिर हिलाया। उसी समय उसने अपना ध्यान का एक हिस्सा शेफर्ड एल्डर लोविया पर फोकस किया। उसने डिस्कवर किया कि इस लेडी की पूरी बॉडी को कवर करता हुआ एक इल्यूजरी सिल्वर आर्मर था। ये वो इविल स्पिरिट होनी चाहिए जिसे उसने ग्रेज्ड किया है। मैंने अभी तक ट्रू क्रिएटर से कोई इफेक्ट्स नहीं देखे हैं। क्लाइन ने धीरे से सांस छोड़ी और पेशेंटली सब्सिक्वेंट डेवलपमेंट्स का इंतजार किया। थोड़ी देर बाद चीफ कॉलिन इलियट की लीड में 9 मैन एक्सपीडिशन टीम, जिसमें डेरिक बर्ग शामिल था, आफ्टरनून टाउन कैंप से निकली। उन्होंने ग्रे स्टोन से बनी सीढ़ियों को फॉलो किया और पहाड़ की चोटी की तरफ चल दिए। वो कम से कम सीक्वेंस 6 बियॉन्डर्स थे और उनमें से ज्यादातर वॉरियर पाथवे से बिलोंग करते थे। वो रिलेटिवली फास्ट स्पीड्स पर मूव हुए, मॉन्स्टर्स की कुछ वेव्स को क्लियर करते हुए, जो मेनली रॉटन जायंट्स थे। आखिरकार वो डस्क से श्राउडेड रीजन में पहुंच गए। वो ग्रैंड और एपिक बिल्डिंग देखकर शॉक रह गए और थोड़ी देर तक कोई नहीं बोला। ये पहली बार था जब उन्होंने ऐसी जगह एनकाउंटर की थी जहां लाइटनिंग के फ्लैशेस नहीं थे, एक ऐसी जगह जो नेचुरल लाइट से इल्यूमिनेटेड थी। डेमन हंटर कॉलिन ने अपनी आंखें नैरो की। उसने एक छोटी मेटल बॉटल निकाली और अंदर का लिक्विड पी लिया। कई जनरेशंस के एवोल्यूशन के बाद वो फ्रीक्वेंट लाइटनिंग वाले डार्क एनवायरनमेंट के ज्यादा आदी थे। वो इंस्टिंक्टिवली ऐसी सिचुएशन से डरते थे जो फ्रोजन ट्विलाइट की स्टेट में थी। ये होप और फियर दोनों का पॉइंट था। प्रिपेयर्ड पोशन पीने और खुद को मेंटली प्रिपेयर करने के बाद कॉलिन इलियड और शेफर्ड लोविया ने एक्सपीडिशन टीम के मेंबर्स को लीड किया जैसे ही उन्होंने सनसेट से इल्यूमिनेटेड रीजन में कदम रखा। इससे पहले कि डेरिक कुछ भी सेंस कर पाता, उसने देखा कि उसके हाथ में अनशैडोड क्रूसिफिक्स गिर गया, प्योर लाइट से बना एक कॉर्पोरियल फॉर्म रिवील करते हुए। हालांकि कॉर्पोरियल बॉडी द्वारा एमिट की गई लाइट अब प्योर नहीं थी। ये डस्क के यूनिक ऑरेंज रेड कलर से टेंटेड थी। उसके ठीक बाद डेरिक ने फील किया कि उसकी कंडीशन गिर प्लमेट गई। ये ऐसा था जैसे वो दिन के सबसे वीकेस्ट पॉइंट पर था, आने वाली रात को वेलकम करने के लिए तैयार। चैप्टर 1113,
पावरफुल गार्जियन। टावरिंग बिल्डिंग फ्रोजन डस्क में शांति से खड़ी थी। एरिया में कोई आवाज नहीं थी, जैसे कि ये बस एक ऑयल पेंटिंग हो। इस एनवायरनमेंट से गुजरने के बाद डेरिक बर्ग डार्कनेस की डेप्थ्स को एक्सप्लोर करने के मुकाबले और भी ज्यादा हाई स्ट्रंग हो गया। उसके पीठ के बाल खड़े हो गए। डस्क में लिपटी हुई जगह में एंटर करने के बाद पूरी एक्सप्लोरेशन टीम, जिसमें चीफ कॉलिन इलियाड और शेपर्ड एल्डर लोविया शामिल थे, एग्जॉस्शन के साइंस दिखाने और थके हुए दिखने से खुद को रोक नहीं पाए। ऐसा लग रहा था जैसे वे अपनी जिंदगी के अंत तक पहुंच गए हैं। और जैसे जैसे वे आगे बढ़े, रॉटिंग जायंट्स अलग अलग बिल्डिंग से बढ़ती हुई संख्या और बढ़ती हुई स्ट्रेंथ में बाहर भागे। एक साइड वीकेंड और दूसरी साइड स्ट्रेंथेंड होने के साथ उनके लिए एडवांस करना मुश्किल हो गया। कई इंटेंस बैटल्स के बाद सिटी ऑफ सिल्वर की एक्सपीडिशन टीम ने आखिरकार मॉन्स्टर्स के लॉकडाउन और बैरिकेड्स को तोड़ दिया और एक एक्सट्रीमली क्वाइट एरिया में आ गए। वहां बिल्कुल कोई आवाज नहीं थी और इससे उनके स्कैल्प्स टिंगल करने लगे। इसके रिगार्ड्स में डीमन हंटर कॉलिन इलियाड के पास साइलेंस तोड़ने और सबको रिमाइंड करने के अलावा कोई चॉइस नहीं थी। इसका मतलब है कि हमने सच में जायंट किंग्स कोर्ट में एंटर कर लिया है और हम कोर रीजन को अप्रोच करने वाले हैं। डेंजर लेवल सिर्फ बढ़ेगा और कम नहीं होगा। ये सुनकर एक्सपीडिशन टीम के कुछ मेंबर्स ट्वाइलाइट के इन्फ्लुएंस की वजह से डगमगाने लगे। उनके पॉइंट ऑफ व्यू से हालांकि वे ज्यादातर समय एक जगह पर रुकने की हिम्मत नहीं करते थे, डरते हुए कि वे रॉटिंग जायंट से घिर जाएंगे, उन्होंने आखिरकार एक छोटे से एरिया में सभी मॉन्स्टर्स को एलिमिनेट कर दिया था। उन्हें लगा कि वे थोड़ी देर रेस्ट कर सकते हैं और कई बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक्स, मिस्टिकल इंग्रेडिएंट्स और पोशन फॉर्मूलाज ऑब्टेन कर सकते हैं। इस एक्सपीडिशन को बहुत फ्रूटफुल कहा जा सकता था, जिससे उनके पास गहराई में डेल्व करना जारी रखने का कोई रीजन नहीं बचा। उन्हें जो करना चाहिए था वो था एक सूटेबल बिल्डिंग ढूंढना और दूसरी एक्सपीडिशन के लिए प्रिपरेशंस करने के लिए एक एडवांस कैंप सेटअप करना। ऐसे सजेशन को फेस करते हुए कॉलिन इलियाड ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। उसने केवल इस बात पर जोर दिया कि इस एक्सप्लोरेशन का ऑब्जेक्टिव जायंट किंग्स कोर्ट की जनरल सिचुएशन को जितना हो सके फिगर आउट करना था, ताकि सब्सिक्वेंट ऑपरेशंस के लिए सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन एक्यूमुलेट की जा सके। फिर उसने एंचिना नाम के एक मेंबर को उन लोगों को प्लिकेट करने दिया जिनकी विल्स डगमगा रही थी। चूंकि शेपर्ड एल्डर लोविया ने भी चीफ को सपोर्ट किया, एक्सपीडिशन टीम के थोड़े से मेंबर्स ने जल्दी से अपना माइंडसेट एडजस्ट किया और चुपचाप चीफ के पीछे आगे बढ़े। थोड़ी देर बाद उन्होंने एक ह्यूज स्टोन स्टेयरकेस देखी। ये पूरी तरह से ग्रेइश व्हाइट थी, लेकिन ये एक ऑरेंज येलो ग्लो से रंगीन थी। ये गॉर्जियस और साइलेंट थी। स्टेयरकेस का हर स्टेप रिलेटिवली हाई था। अगर यह कोई ऑर्डिनरी ह्यूमन होता तो उन्हें डेफिनेटली चलने में बहुत मुश्किल होती। फॉर्चुनेटली एक्सपीडिशन टीम की सबसे छोटी मेंबर एल्डर लोविया नियरली 1.9 मीटर्स लंबी थी और वो स्ट्रॉन्ग विंड्स मास्टर कर सकती थी। ह्यूज स्टेयरकेस पर यह इतना मैजेस्टिक था कि टॉप पर सिटी वॉल्स देखने के लिए किसी को ऊपर देखना पड़ता था। वॉल्स पर बर्न मार्क्स और डैमेज के कई साइंस थे और कुछ जगहों पर एरोज इंपेल्ड थे जो ऑर्डिनरी ट्रीज जितने मोटे थे। कई मीटर लंबे एरोज ने कुछ रॉक्स को क्रम्बल भी कर दिया था। सिटी वॉल के मिडिल में एक दूर था जो टेंस ऑफ मीटर्स लंबा था। इसका कलर ग्रेइश ब्लू के करीब था और इसमें गोल्डन नेल्स एम्बेडेड थे। बाहर 2 गार्ड्स खड़े थे जो उन्हें देखकर ही एक्सट्रीमली ऑप्रेसिव स्टांस एग्ज्यूट कर रहे थे। वे 5 से 6 मीटर्स लंबे थे, एक्सक्विजिट स्टर्डी सिल्वर फुल बॉडी आर्मर पहने हुए। उनमें से एक ने ग्रेट स्वॉर्ड पकड़ा हुआ था, जबकि दूसरे ने ग्रेट एएक्सी जमीन की तरफ पकड़ा हुआ था। आर्मर्ड वाइजर के पीछे ऑरेंज लाइट की एक बॉल थी जो एक सिंगल आई की तरह लग रही थी। सिल्वर नाइट। डीमन हंटर कॉलिन ने अपना राइट हैंड उठाया और अपने पीछे एक्सपीडिशन टीम के मेंबर्स को रोकने के लिए अपनी सॉर्ड हॉरिजॉन्टली घुमाई। उसने अपनी पीठ पर मौजूद 2 सॉर्ड्स को बहुत पहले हटा दिया था और उन पर डिफरेंट कंकॉक्शंस अप्लाई किए थे। सिल्वर नाइट। डेरिक बर्ग की पलकें फड़फड़ाई जैसे ही उसने अपना दिल जोर से धड़कते हुए फील किया। वो हाल ही में उस इंफॉर्मेशन के कांटेक्ट में आया था जो सिर्फ सिटी ऑफ सिल्वर के अपर एशलॉन्स जानते थे। वो जानता था कि जायंट पाथवे के सीक्वेंस 3 को सिल्वर नाइट कहा जाता था। वो ये भी जानता था कि सिटी ऑफ सिल्वर के पास करेक्ट पोशन फॉर्मूला की कमी थी, लेकिन उसके पास कॉरेस्पॉन्डिंग बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक थी। जिस चीज ने डेरिक को हॉरिफाई किया वो ये था कि जायंट किंग्स कोर्ट कोर के गार्ड्स एक्चुअली 2 सीक्वेंस 3 डेमीगॉड्स थे। ये सिटी ऑफ सिल्वर की स्ट्रॉन्गेस्ट कॉम्बैट फोर्स से एक लेवल हाई था। ये सिर्फ रॉयल कोर्ट के एंट्रेंस का एरिया था, तो यह क्वेश्चनेबल था कि अगर वे गहराई में वेंचर करेंगे तो वे क्या एनकाउंटर करेंगे। इनिशियल शॉक के बाद डेरिक एंटिसिपेशन का सेंस फील करने से खुद को रोक नहीं पाया। शायद वो जायंट किंग्स कोर्ट में जायंट पाथवे के सीक्वेंस 4 के बाद के पोशन फॉर्मूलाज ढूंढ सकता था। इस तरह चीफ एक सिल्वर नाइट बन सकता था और सिटी ऑफ सिल्वर की स्ट्रेंथ को ग्रेटली इंक्रीज कर सकता था। जब समय आएगा वे जायंट किंग्स कोर्ट को डीपर लेवल पर एक्सप्लोर कर सकते थे और पोशन फॉर्मूलाज ढूंढ सकते थे और मॉन्स्टर्स हंट कर सकते थे और इवन हायर लेवल बियॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स और मैजिकल मटेरियल्स ऑब्टेन कर सकते थे।
सबकॉन्शियसली डेरिक ने चारों तरफ देखा और डिस्कवर किया कि एक्सपीडिशन टीम के दूसरे मेंबर्स जैसे जोशुआ, हेम और एंशियोना के रिएक्शंस बेसिकली उसके जैसे ही थे। वे दोनों नर्वस और फियरफुल थे, लेकिन समवॉट होपफुल भी थे। इस मोमेंट पर शेपर्ड एल्डर लोविया ने 2 कदम आगे बढ़ाए और कॉलिन इलियाड के बगल में खड़ी हो गई। उसने ग्रे ब्लू डोर और 2 सिल्वर नाइट्स को देखा जो अननोन स्टेट में थे और कहा, अगर वहां सिर्फ एक होता तो हमारे पास उसे फिनिश करने का चांस होता। उसका असली मतलब ये था कि अब जबकि वहां 2 सिल्वर नाइट्स थे, भले ही वे हेवी कैजुअलिटीज सफर करने के लिए विलिंग होते, वे एनिमीज को क्लियर करने में अनेबल थे। आखिरकार, भले ही चीफ अपनी मिथिकल क्रीचर फॉर्म कंट्रोल कर सकता था और नॉर्मली एक सीक्वेंस 3 से बैटल कर सकता था, यहाँ का एनवायरनमेंट उसे सिमिलर अटेम्प्ट्स करने की परमिशन नहीं देता था। वो डेकेडेंस जो ट्वाइलाइट लाया था, वो शायद कुछ ऐसा बना दे जिसे पहले रेजिस्ट किया जा सकता था, लेकिन अब विथस्टैंड करना इम्पॉसिबल हो। कॉलिन इलियाड ने हाँ में सिर हिलाया और आगे के एरिया को ऑब्जर्व करने से पहले लोविया और डेरिक बर्ग दोनों को ग्लांस किया। इसके लुक से जब तक हम उस दूर के करीब नहीं जाते, वे 2 गार्ड्स हमारे ऊपर अटैक नहीं करेंगे। शायद हम एक सिल्वर नाइट को दूर ल्योर करने की कोशिश कर सकते हैं उसे फिनिश करने के लिए। एंशियोना नाम की फीमेल वॉरियर ने कुछ डिलिबरेशन के बाद सजेस्ट किया। उसके लंबे वाइन रेड बाल थे और उसके फेशियल फीचर्स एक्सक्विजिट नहीं माने जाते थे। हालांकि जब एक साथ कंबाइन किया जाए तो वो एक्सट्रीमली एलिगेंट और ब्यूटीफुल लगती थी। इस एक्सपीडिशन में उसका मेन मिशन उस सील्ड आर्टिफैक्ट पर रिलाई करना था जो वो वील्ड करती थी अपनी टीममेट्स के साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स ट्रीट करने और साइकी डोमेन के एनिमीज के खिलाफ लड़ने के लिए। उसके एग्जैक्ट थॉट्स ये थे कि मेंबर्स के द्वारा सिल्वर नाइट्स में से एक को दूर ल्योर करने का वेट किया जाए टेरेन और उनके कंबाइंड एफर्ट्स को यूज करने से पहले। जहां तक चीफ और एल्डर लोविया की बात है, वे रिमेनिंग 1 के साथ जल्द से जल्द डील करने के लिए साथ काम कर सकते थे। ये एक टेक्स्ट बुक सोल्यूशन था जो सिटी ऑफ सिल्वर ने उन सिचुएशंस में यूज किया था जो उन्होंने एनकाउंटर की थी। भले ही वहां सिर्फ एक सिल्वर नाइट हो, ये बहुत डिफिकल्ट होगा। फर्दरमोर, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि जो सिल्वर नाइट तुम ल्योर करोगी वो डायरेक्टली अपनी मिथिकल क्रीचर फॉर्म रिवील नहीं करेगा। डीमन हंटर कॉलिन ने उसके सजेशन को फर्मली रिजेक्ट कर दिया, इस फैक्ट को इग्नोर करते हुए कि सिल्वर नाइट के पास पावरफुल बियॉन्ड द पावर्स थे। जब तक वो अपनी मिथिकल क्रीचर फॉर्म रिवील करता, सिटी ऑफ सिल्वर की एक्सपीडिशन टीम के ज्यादातर मेंबर्स उसे डायरेक्टली देखने में एबल नहीं होते और अफेक्ट हो जाते। ऐसा कोई तरीका नहीं था कि वे उसके साथ सर्कल्स रन कर सकें। टीम मेंबर्स के बोलने का वेट किए बिना कॉलिन इलियाड ने पीछे देखा और कहा, चलो दूसरा रास्ता लेते हैं। डेरिक को आफ्टरनून टाउन में वर्ल्ड ऑफ रिफ्लेक्शंस में कुछ इन्फॉर्मेशन मिली थी। इसमें जायंट किंग्स कोर्ट के पीछे एक टनल रिकॉर्ड की गई थी। शेपर्ड एल्डर लोविया ने डेरिक बर्ग पर अपनी नजर डाली। वो इंडिफरेंट, काम और बिना किसी इमोशंस के थी। डेरिक ने सबकॉन्शियसली अनशैडोड क्रूसिफिक्स को और ऊपर उठाया, अपने इंडिस्क्राइबेबल शिवर्स को रिस्ट्रेन करते हुए। ठीक है, लोविया कॉलिन इलियाड के सजेशन से अग्री हो गई। इसलिए एक्सपीडिशन टीम ह्यूज स्टोन स्टेयरकेस से पीछे हटी और लेफ्ट की तरफ बढ़ी। जल्दी ही उन्होंने एक रग ट्रेल देखी। राइट में एक टावरिंग क्लिफ थी और लेफ्ट में एक बॉटमलेस कैज़म था जो सनसेट के ग्लो से टेंटेड था। बेशक ये सिर्फ जायंट्स के लिए एक ट्रेल थी, सिटी ऑफ सिल्वर की एक्सपीडिशन टीम के मेंबर्स के लिए ये अभी भी रिलेटिवली स्पेशियस थी। जैसे ही वे आगे बढ़े, डेरिक और कंपनी का स्पिरिचुअल परसेप्शन ट्रिगर हो गया जैसे ही उन्होंने सबकॉन्शियसली साइड में देखा। क्लिफ के एज पर ग्रेइश ब्लू स्वोलन पाम्स ऑरेंज क्लाउड से बाहर निकले और जमीन को पकड़ लिया। वे डेंसली पैक्ड थे और काउंट करने में डिफिकल्ट थे। अगर वे सभी जायंट्स थे, भले ही वे सीक्वेंस 7 या 6 जायंट्स थे, वे शेयर नंबर्स पर रिलाई करके यहाँ सिटी ऑफ सिल्वर की एक्सपीडिशन टीम को डिस्ट्रॉय करने में एबल थे। जैसे ही कॉलिन इलियड अपनी स्वॉर्ड स्विंग करने वाला था, डेरिक को अचानक एक अजीब सटल फीलिंग हुई। उसने जल्दी से अनशैडोड क्रूसिफिक्स को और ऊपर उठाया और अपनी उंगलियों में से एक को एक पार्टिकुलर थॉर्न पर प्रेस किया, जिससे ब्राइट रेड खून रिसने लगा। प्योर क्रॉस ने एक ब्राइट ट्वाइलाइट ग्लो इमिट किया, जैसे कि वो नून की स्टेट में वापस आ गया हो। वो क्लिफ के एज की तरफ सर्ज हुआ, उन ग्रे ब्लू जायंट्स को एनवेलप करते हुए जिन्होंने ऊपर चढ़ने की कोशिश की थी। जायंट्स सेम टाइम पर फ्रीज हो गए जैसे ही उनकी बॉडीज फेड होने लगी, जल्दी से पिघलते हुए। वे रियल जायंट्स नहीं थे, बल्कि उन जायंट्स की ट्रैजिक डेथ्स के बाद पीछे छूटे हुए रेट्स और शैडोज थे। इसलिए अनशैडोड क्रूसिफिक्स ने उन्हें सेंस कर लिया था। ये सन डोमेन का एक सेंट लेवल सील्ड आर्टिफैक्ट था, रेट्स, शैडोज और इविल स्पिरिट्स का नेमेसिस। इन मॉन्स्टर्स को आसानी से मारने के बाद सिटी ऑफ सिल्वर की एक्सपीडिशन टीम वेरिली आगे बढ़ना जारी रखी। थोड़ी देर बाद वे आखिरकार माउंटेन वॉल और क्लिफ के चारों तरफ घूम गए और एक डार्क फॉरेस्ट देखा। फॉरेस्ट में ट्रीज टेंस ऑफ मीटर्स लंबे थे और एक्सट्रीमली थिक थे। हालांकि उनकी बार्क्स पील हो रही थी और ट्रंक्स रॉट हो रहे थे। लीव्स विदर्ड थी, ये फीलिंग देते हुए कि वे वेन हो रहे थे।
लीव्स को एक साथ एंटैंगल्ड होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने मिड एयर में एक बैरिकेड बना दिया, डस्क की लाइट को ब्लॉक करते हुए, इसके इंटीरियर को डार्क करते हुए। लेकिन उस मोमेंट पर कोलैप्स्ड और गिरे हुए ट्रीज की लार्ज नंबर की वजह से ऑरेंज रेड ग्लो पहले ही फॉरेस्ट के ज्यादातर एरियाज में स्कैटर हो गया था, जो नेकेड आई से विजिबल थे। डेरिक ने आगे देखा और साइलेंटली कैलकुलेट किया कि वो अनशैडोड क्रूसिफिक्स को और कितनी देर यूज कर सकता था। उसने चीफ और अपने टीममेट से कहा, ये वेनिंग फॉरेस्ट है जहां जायंट्स के एंसेस्टर्स दफनाए गए हैं। दूसरे शब्दों में, जायंट किंग के पेरेंट्स। कॉलिन इलियाड ने फॉरेस्ट को घूरा और कहा, ये पहले ही डिस्ट्रॉय हो चुका है। भले ही वहां अभी भी डेंजर के रेमनेंट्स हों, ये बहुत पावरफुल नहीं होंगे। हम इसे एक्सप्लोर करने की कोशिश कर सकते हैं। जी, योर एक्सलेंसी, डेरिक ने बिना हेजिटेशन के रिप्लाई किया। मेरा क्रॉस यहाँ के एनवायरनमेंट के साथ डील कर सकता है। मैं आगे चलूंगा। उसे याद आया कि मिस्टर वर्ल्ड ने उसे रिमाइंड किया था कि फॉरेस्ट में किसी तरह की करप्शन लर्क कर रही हो सकती है और कि अनशैडोड क्रूसिफिक्स उसे एक इफेक्टिव वार्निंग प्रोवाइड कर सकता है। ग्रिजल्ड कॉलिन ने जेंटली हाँ में सिर हिलाया और कहा, अपने सराउंडिंग से केयरफुल रहना। डेरिक ने एक साइलेंट ब्रेथ ली और एक बड़ा कदम आगे बढ़ाया और वेनिंग फॉरेस्ट की तरफ चल दिया। उसी समय उसने आगे चलने की कन्वीनियंस यूज की मिस्टर फूल का हॉनोरिफिक नेम सॉफ्टली रिसाइट करने के लिए। फिर क्लाइन, जिसकी नजर डस्क द्वारा ब्लॉक कर दी गई थी और कुछ समय के लिए डिस्कनेक्ट हो गई थी, फाइनली एक्चुअल सिचुएशन देख पाया। हालांकि वो अपनी साइट की रेंज को सिग्निफिकेंटली एक्सपैंड करने में अनेबल था। चैप्टर 1114, द रेमनेंट विल। वो फॉरेस्ट जिसे डार्कनेस और डिक्लाइन में एनगल्फ होना चाहिए था, वो डस्क की ऑरेंज रेड लाइट से भरा हुआ था। लाइट इंटेंस थी और आग की तरह जल रही थी, लेकिन ये अपने साथ ब्रिलियंस का एक सेंस कैरी कर रही थी जिसे इग्नोर नहीं किया जा सकता था। अनशेडोड क्रूसिफिक्स के साथ, जो उसके हाथ में कंडेंस हो रही प्योर लाइट जैसा लग रहा था, डेरिक बर्ग धीरे धीरे आगे बढ़ा। ग्रिजल डेमन हंटर कॉलिन, जो उसके पीछे लेफ्ट में चल रहा था, उसने अपने हाथ में 2 स्ट्रेट स्वॉर्ड्स पकड़ी हुई थीं। हेम, जो उसके पीछे राइट में चल रहा था, उसने थंडर गॉड्स रोर हैमर पकड़ा हुआ था। ये 2 मीटर टॉल हाफ जायंट किसी भी समय डेरिक के साथ सील्ड आर्टिफैक्ट के लिए हैमर स्विच करने के लिए तैयार था। अनशेडोड क्रूसिफिक्स द्वारा एमिट की गई रेडियंस इंक्रीजिंगली डिम हो गई, जैसे कि सन होराइजन में ऑलरेडी सेट हो चुका हो, सिर्फ गोल्डन लाइट का एक स्लीवर छोड़कर। बेशक सिटी ऑफ सिल्वर से किसी ने भी ऐसा सीन पहले कभी नहीं देखा था। वो इसे इमेजिन करने के लिए सिर्फ एंशिएंट लिटरेचर के डिस्क्रिप्शन यूज कर सकते थे। सिमिलरली, ये पहली बार था जब वो समझ पाए कि सनसेट का मतलब क्या होता है। वूश। जैसे जैसे एक्सप्लोरेशन टीम ने डीपर वेंचर किया, नियरली फ्रोजन वेनिंग फॉरेस्ट में हवा चलने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे काउंटलेस लिविंग बीइंग्स फॉरेस्ट के अंदर डीप रो रहे हों। हालांकि डेरिक और कंपनी को हवा का कोई इफेक्ट फील नहीं हुआ। वूश। हवा की आवाज इंटेंस हो गई, जिससे उसका दिल कांपने लगा। डेरिक को अचानक अपनी गर्दन के नीचे एक ठंडक महसूस हुई, जिससे उसके बाल खड़े हो गए। उसकी बॉडी और माइंड ठंडे पड़ गए। जेनेरिकली स्पीकिंग, ऐसे मोमेंट्स में अपनी गर्दन श्रिंक करना, अपने हाथ उठाना और अपनी बैक्स डिफेंड करना ह्यूमन इंस्टिंक्ट था। वो फिर अपनी बॉडीज को हाफ टर्न करते, सिचुएशन ऑब्जर्व करते और अटैक के लिए रेडी रहते। हालांकि डेरिक ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि डेंजरस एनवायरनमेंट में रैशनेस का रिजल्ट अक्सर टेरेबल सिचुएशन होता था। इसके अलावा उसके पीछे चीफ और उसके टीममेट्स थे। उसे उन पर पूरा भरोसा था कि वो टाइम पर रिएक्ट करेंगे, इसलिए उसने अपनी लाइफ उन्हें सौंप दी थी। एक स्वूश के साथ एक सिल्वरी व्हाइट ब्लेड, जो एक छोटे स्नेक लाइक इलेक्ट्रिक बोल्ट से लिपटी हुई थी, डेरिक की गर्दन के साइड से उड़ी, डस्क की लाइट में एक ब्लरी और ट्विस्टेड फिगर को वेपोराइज करते हुए। उसी समय अनशेडोड क्रूसिफिक्स किसी चीज से ट्रिगर हुआ। यह अचानक अपने ग्लूमी और डिम स्टेट से बाहर निकला। जो लाइट ये एमिट कर रहा था, उसे एक बार फिर ब्राइट और प्योर बना दिया। ऐसा लगा जैसे सराउंडिंग एरिया में डॉन तुरंत आ गई हो, जैसे इंडिस्क्राइबल ब्लैक शैडोज डॉन की लाइट में खुद को दिखाने लगी और जल्दी से पिघल गईं। सब कुछ शांत होने के बाद डेरिक ने आगे देखा और क्यूरियसली पूछा, ये क्या है? ये रैट्स, शैडोज या इविल स्पिरिट्स जैसे नहीं दिखते। डेमन हंटर कॉलिन ने एरिया का सर्वे किया और धीरे से कहा, किसी तरह का रेमनेंट ऑरा। ऐसा लगता है कि उन्होंने डस्क की पावर के साथ कंबाइन कर लिया है, जिससे एक सर्टेन एनोमली कॉज हुई है। मैंने ऐसे मॉन्स्टर्स कभी नहीं देखे। डेरिक ने अनशेडोड क्रूसिफिक्स पर अपनी पकड़ टाइट की और अपनी दूसरी उंगली, जो स्टैब नहीं हुई थी, कांटों पर मूव की। अनशेडोड क्रूसिफिक्स पर रिलाई करते हुए, जो उनके आसपास के ईविल का नेमेसिस था, एक्सपीडिशन टीम रादर स्मूथली आगे बढ़ी। जल्द ही वो वेनिंग फॉरेस्ट में गहराई तक पहुंच गए। पेड़ों के थ्रू वो वेगली एक क्लिफ और डिस्टेंस में ऑरेंज रेड क्लाउड्स देख सकते थे। यहाँ डैमेज ज्यादा सीरियस नहीं था। ब्रांचेज और लीव्स मिड एयर में सस्पेंडेड रहे, फ्रोजन डस्ट को ब्लॉक करते हुए, एनवायरनमेंट को डार्क बनाते हुए।
जगह के आसपास केयरफुली सर्कल करने के बाद डेरिक की आंखों के सामने वाला एरिया अचानक चमक उठा। उसने 2 ग्रेश व्हाइट मोटल्ड टॉमस्टोन्स देखे। इससे पहले कि वो उन्हें केयरफुली ऑब्जर्व कर पाता, डस्ट की किरणें जो लीव्स के गैप से चमक रही थीं, उन्होंने सेम टाइम पर एक स्ट्रेंज रिफ्रैक्शन इफेक्ट प्रोड्यूस किया। खुद को इंटरवीव करके एक जायंटिक फिगर बनाया जो नियरली 10 मीटर लंबा था। ये फिगर बहुत ब्लरी था और इसमें एक एवरलास्टिंग और इम्पर्टर्बेबल एयर थी। ये एक मिथिकल एरा के रिफ्लेक्शन जैसा था। इसकी स्किन ग्रेश ब्लू थी और इसने सिल्वर ग्रे आर्मर पहना था जो खून से स्टेन लग रहा था। इसका चेहरा सेटिंग सन की तरह ग्लो कर रहा था, जैसे कि ये उसकी आंखों का मैनिफेस्टेशन हो। सिर्फ इसकी एग्जिस्टेंस ने सराउंडिंग ट्रीज और वोइड को बेंड कर दिया था, जिससे इसके आसपास सब कुछ अनकंट्रोलेबली वेनिंग होने लगा। इस सीन को विटनेस करके सबके दिमाग में बिना किसी एक्सप्लेनेशन के एक थॉट सरफेस हुआ। जायंट किंग, एंशिएंट गॉड ऑर्मेर। एक्सपीडिशन टीम के मेंबर्स जोशुआ, हेम और एंटियोना की स्किन्स पर रोंगटे गूज़बम्प्स आ गए। बिट बाय बिट रोंगटों ने ग्रेश ब्लू कलर्स एमिट किए। उनकी आईब्रोज के सेंटर में फ्लैश और ब्लड स्क्विम कर रहे थे, जैसे कि कोई मॉन्स्टर बाहर निकलने वाला हो। वो कलेक्टिवली लूजिंग कंट्रोल की वर्ज वाली स्टेट में डाल दिए गए थे। उन्होंने मिथिकल क्रिएचर फॉर्म देखा भी नहीं था। सिर्फ फिगर को अप्रोच करने से लूजिंग कंट्रोल के साइंस आ गए थे, जैसे इसकी सीवियरिटी बढ़ गई थी। डेरिक बर्ग रिलेटिवली ठीक था, क्योंकि अनशेडोड क्रूसिफिक्स की प्योर लाइट ने उसे एनवेलप कर लिया था, उसे एक वार्म फीलिंग देते हुए, उसे टेम्परेरीली वेनिंग इफेक्ट को विदस्टैंड करने अलाउ करते हुए। इस मोमेंट पर कॉलिन इलियट पहले ही झुक चुका था। उसने 2 स्वॉर्ड्स पकड़ी हुई थीं जो ऑइंटमेंट से स्मियर्ड थीं, और वो उस टेरिफाइंग फिगर की तरफ हाई स्पीड्स पर एक हरिकेन की तरह भागा। हालांकि ये डेमन हंटर स्ट्रेट लाइन में चार्ज नहीं हुआ। उसका फुटवर्क इंजीनियस था, जैसे वो लेफ्ट और राइट मूव हुआ, जिगजैग लाइक मैनर में अपने एनिमी को अप्रोच करते हुए। ट्वाइलाइट में खड़ा वो जायंटिक फिगर सनसेट लाइक आइज के साथ सब कुछ देख रहा था। वो इमोशनलेस लग रहा था, पत्थर से बनी एक स्टैच्यू की तरह। अचानक उसके चेहरे पर ग्लो फ्लैश हुआ। फिर वो नीचे झुका और अपने फिस्ट्स जमीन पर जोर से मारे। बूम! जमीन वॉयलेंटली हिली, जैसे एक फिशर खुल गया। इसने डेरिक और दूसरों का बैलेंस बिगाड़ दिया, जैसे वो लड़खड़ाए और गिरने वाले थे। जहां तक डेमन हंटर कॉलिन की बात है, वो समय से पहले 10 मीटर से ज्यादा की हाइट पर लीप कर चुका था और उसने डोमिनेटिंग मैनर में अपनी 2 स्वॉर्ड्स के साथ नीचे क्लीव्ड किया। उस मोमेंट पर वो फिगर जो मिथिकल लेजेंड से आया हुआ लग रहा था, उसने जमीन में फिशर से एक इल्यूजरी स्वॉर्ड बाहर खींची। जायंट स्वॉर्ड जो डस्ट के मैनिफेस्टेशन जैसी लग रही थी, अचानक आगे स्विंग की गई। ऑरेंज रेड लाइट का स्टॉर्म अचानक फॉर्म हुआ और डेमन हंटर कॉलिन की तरफ स्वीप हुआ, साथ ही डेरिक और कंपनी की तरफ जो ठीक उसके पीछे थे। जहां भी लाइट पास हुई, ट्रीज विदर हो गए और मिट्टी रेत में बदल गई। सब कुछ इरिवर्सिबल मैनर में वेन होने लगा, जैसे एक पाथ ड्रॉ किया गया हो। ये देखकर कि मिथिकल लेजेंड से स्टेम होने वाला फैंटम ब्लॉक हो गया था, डेरिक जल्दी से सडन ट्रेमर और अपनी हथेली में अनशेडोड क्रूसिफिक्स से हीट को फॉलो किया और उसने अपनी उंगली स्पाइक पर प्रेस कर दी। उसका खून पेन के साथ क्रॉस में सर्ज हुआ। एक विगरस और ब्राइट लाइट चर्न आउट हुई, हवा में उड़ते हुए और नीचे मुड़ते हुए, इंस्टेंटली सिल्वर ग्रे आर्मर वाले फिगर को एनवेलप कर लिया। उसकी आंखें मिनिएचर सेटिंग सन जैसी थीं। होली, सोलम और प्योर लाइट में जायंटिक और इल्यूजरी फिगर ने मूव करना बंद कर दिया, जैसे कि उसने अपने नेचुरल एनिमी को एनकाउंटर कर लिया हो, और सिल्वर ग्रे आर्मर जो डस्ट की लाइट से टेंटेड था पिघलने लगा। इस अपॉर्चुनिटी को सीज करते हुए शेफर्ड एल्डर लोविया के सामने इविल स्पिरिट नाइट ने जमीन से इल्यूजरी ग्रेट स्वॉर्ड बाहर खींची। कई सिल्वर रिफ्ट्स के साथ, जो डिसअपियरिंग और रीअपियरिंग के बीच ऑसिलेट कर रहे थे, उन्होंने इंस्टेंटली एनिमी को स्ट्राइक किया। डेमन हंटर कॉलिन की 2 स्वॉर्ड्स नीचे क्लीव हुई, जैसे कि वो डॉन की लाइट की रेज एमिट कर रही थीं, जिसने एंशिएंट फिगर के हेड को एनवेलप कर लिया। जोशुआ, हेम और दूसरों ने अपने स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक्स अनलीश करने में हेजिटेट नहीं किया। 3 राउंड्स के बाद इल्यूजरी फिगर जो टाइम से ट्रांसमाइग्रेट हुआ लग रहा था, फाइनली क्रम्बल होने लगा, लाइट के बर्निंग ऑरेंज डॉट्स में रिड्यूस होते हुए। जब डेमन हंटर कॉलिन जमीन पर लैंड हुआ, उसने डेलिब्रेट किया और कहा, वो एरिया प्रोटेक्ट करने के लिए जायंट किंग की विल के रेमिनेंट्स होने चाहिए थे। एनवायरनमेंट के साथ मेल्ड होने के कई सालों बाद इसमें सर्टेन डिग्री की स्ट्रेंथ और फॉर्म है। ये इविल स्पिरिट का एक टाइप है। यहाँ क्या सीक्रेट्स छुपे हैं? चीफ के वर्ड सुनकर हर किसी ने अपनी नजरें आगे डाली, उस जगह की तरफ जहां टेरिफाइंग फैंटम ने उनका रास्ता रोका था। एटमॉस्फेयर रैदर हैवी था। फॉर्चुनेटली ये सिर्फ एक इविल स्पिरिट थी जो अनशेडोड क्रूसिफिक्स द्वारा रीस्ट्रेन की गई थी। ये इसकी रेमनेंट विल का बस एक छोटा सा पोर्शन था और इसमें ऑलमोस्ट कोई स्ट्रेंथ नहीं बची थी। हजारों सालों बाद ये अभी भी हमेशा की तरह टेरिफाइंग है। एक रियल एंशिएंट गॉड कैसा होगा? ओ, उसके हिज पास इसे प्रोटेक्ट करने के लिए इतनी स्ट्रॉन्ग विल क्यों थी? क्या इसलिए क्योंकि यहाँ उसके पेरेंट्स दफन हैं?
जैसे ही डेरिक ने रिलीफ की सांस ली, वो चीफ और कंपनी के पीछे टॉम की तरफ चला गया, जबकि वो पजलमेंट और क्यूरियोसिटी से प्लेग्ड था। फ्यू, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। मुझे कहना पड़ेगा, ये अनशेडोड क्रूसिफिक्स जायंट किंग्स कोर्ट में सच में बहुत यूजफुल है। ये इतना अच्छा है कि मैं वंडर कर रहा हूँ कि क्या ये एडम का गोल है। ग्रे फॉग के ऊपर क्लाइन ने रिलीफ की सांस ली और सी गॉड सेप्टर नीचे किया जो ऊपर उठाया गया था। उसने फिर अपनी नजर उस जगह पर डाली जहां जायंट किंग के रेमनेंट ने हजारों सालों तक प्रोटेक्ट करना कंटिन्यू किया होगा। पहली चीज जो उसने देखी वो दो एंशिएंट मोर्टल टॉम्बस्टोन्स थीं। उन पर जोटुन में फादर और मदर वर्ड्स थे। उनमें एक मिस्टीरियसनेस थी जो नेचर की पावर्स को स्टिर कर सकती थी। ये किसी को डायरेक्टली नॉस्टैल्जिया, सैडनेस, पेन और गिल्ट के मिक्स्ड इमोशंस फील करने अलाउ करता था, बिना ये रियलाइज किए कि वो इन्फेक्ट हो गए हैं और उन्हें डिप्रेस्ड फील करा रहे हैं। स्टोन पिलर के पीछे एक ग्रेव थी, लेकिन ये पहले ही डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, नीचे दो ब्लैक कॉफिन्स रिवील करते हुए। ये अननोन था कि कॉफिन्स के लिड्स किसने खोले थे, जैसे कि कोई कंफर्मेशन किया गया हो। इसने अंदर पड़े दो ग्रेश व्हाइट स्केलेटन्स को उस लाइट में बेद कर दिया जो लीव्स के थ्रू पेनेट्रेट कर रही थी, उन्हें ऑरेंज रेड कलर में डाई करते हुए जो खून जैसा लग रहा था। ये दो स्केलेटन्स ह्यूमंस की शेप के थे। एक 1.9 मीटर से कम लंबा था, जबकि दूसरा 1.8 मीटर से कम लंबा था। चैप्टर 1115 इनसाइड द किंग्स कोर्ट। दो ह्यूमनॉइड स्केलेटन्स में से एक 1.9 मीटर से ज्यादा लंबा नहीं था, जबकि दूसरा 1.8 मीटर से कम लंबा था। ये ऑर्डिनरी लग रहा था, लेकिन इसने ग्रे फॉग के ऊपर बैठे क्लाइन को एक अनइमेजिनेबल ब्लो डिलीवर किया। उस मोमेंट पर ऐसा लगा जैसे वो उस समय में वापस आ गया हो जब उसने लाइट का डोर और कोकून्स देखे थे। हालांकि जो इमोशंस उसने फील किए वो अलग थे, लेकिन शॉक लगभग आइडेंटिकल था। ये किसी जायंट की कॉर्पस नहीं है, ये डेफिनेटली किसी ह्यूमन की है। जायंट किंग ऑर्मर के पेरेंट्स ह्यूमंस थे। क्लाइन की प्यूपिल्स अचानक फैल गईं, जैसे कि वो उसे और क्लियरली देखने देने के लिए और लाइट की प्यासी हों। हालांकि चाहे उसने कैसे भी ऑब्जर्व किया या स्क्रूटिनाइज किया स्केलेटन्स को, वो उन दो ग्रेश व्हाइट स्केलेटन्स में जायंट्स की कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं ढूंढ पाया। उनके लिम्स परफेक्टली प्रोपोर्शनल थे और उनकी बोन्स में दो आई सॉकेट्स थे। वो डेफिनेटली अंडरएज्ड जायंट्स नहीं थे। खामोशी के एक छोटे से मोमेंट के बाद क्लाइन ने एक बार फिर सी गॉड सेप्टर वाला हाथ नीचे किया, जैसे ही उसके दिमाग में थॉट्स फ्लैश हुए। शायद वो ऐसे पेरेंट्स हैं जो ब्लड से रिलेटेड नहीं हैं। हो सकता है जायंट्स के एंसेस्टर्स ह्यूमंस हैं। फर्स्ट एपोक में जहां कैओस और मैडनेस का राज था, कुछ ह्यूमंस बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ फ्यूज हो गए, क्रूर, इरेशनल और ब्लडथर्स्टी जायंट्स में म्यूटेट हो गए। एक तरफ उनके डिसेंडेंट्स ने उनकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स इनहेरिट की और दूसरी तरफ उन्होंने धीरे धीरे मेंटली रिकवर किया। इसलिए उन्होंने खुद को एक सैवेज और ब्लडथर्स्टी रेस बनने के लिए स्टेबलाइज किया। उनमें से जायंट किंग ऑर्मर म्यूटेंट्स का पहला बैच था, लेकिन उसने रैशनैलिटी का एक सर्टेन लेवल मेंटेन किया, इसलिए एक एंशिएंट गॉड बन गया। इन सबकी सोर्स ओरिजिन मिथ्स ओरिजिनल क्रिएटर से रिजेंबल करती है। उसके थॉट्स एक थ्योरी में सेटल होने के बाद उसने कनेक्शन बनाना शुरू किया, जबकि और सवाल भी आए। जायंट किंग वेनिंग फॉरेस्ट को एक फॉरबिडन एरिया क्यों लेबल करना चाहता है और किसी भी लिविंग क्रिएचर को एंटर करने अलाउ नहीं करता? वो नहीं चाहता कि ह्यूमंस के जायंट्स के एंसेस्टर्स होने का फैक्ट जाना जाए। लेकिन अगर सच में ऐसा है तो वो बस अपने पेरेंट्स के रिमेन्स को क्रिमेट कर सकता था। इतनी मुसीबत उठाने की कोई जरूरत नहीं है। इसके अलावा उस स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ गिल्ट का क्या? टॉम किसने खोला? एंशिएंट सन गॉड जिसने जायंट किंग को मारा, गॉड ऑफ डॉन, बैडहिल या जायंट किंग्स कोर्ट के दूसरे सब्सिडियरी गॉड्स। साथ ही चूंकि जायंट्स का एंसेस्टर ह्यूमन था, तो एल्व्स, सेंगुइन और दूसरे सुपरनैचुरल बीइंग्स का क्या? ड्रैगन्स के एंसेस्टर्स क्या असल में लिजर्ड्स हैं? सेकेंड एपोक के बीच में क्या उनके अलग अलग ओरिजिन्स के रिगार्डिंग फैक्टर्स थे जिनकी वजह से क्वाजी ह्यूमन और म्यूटेंट्स के अलग अलग फैक्शंस के बीच कन्फ्लिक्ट हुआ? चूंकि क्लाइन के पास इनफ क्लूज या इंफॉर्मेशन नहीं थी, उसके लिए कोई जजमेंट बनाना या किसी और पॉसिबिलिटी के बारे में सोचना मुश्किल था। वो सिर्फ अपने थॉट्स को फोर्सफुली रोक सकता था और अपना अटेंशन सिटी ऑफ सिल्वर की एक्सपीडिशन टीम पे फोकस कर सकता था। इस मोमेंट पर डेमन हंटर कॉलिन, लोविया, डेरिक और कंपनी को स्टोन टैबलेट तक ले गया और टॉम में रिमेन्स देखे। वो भी एक लंबे समय के लिए एक इनडिस्क्राइबल खामोशी में गिर गए। आखिरकार जोशुआ, जिसने स्कारलेट ग्लव पहना हुआ था, ने हिचकिचाते हुए पूछा, ये जायंट किंग के पेरेंट्स हैं? इस सिटी ऑफ सिल्वर के डॉन पैलेडिन के पॉइंट ऑफ व्यू से वो दो कॉप्सेस सच में जायंट्स जितने लंबे नहीं थे। वो उससे भी छोटे थे जब वो बस एक एडल्ट बना था। अगर उन्हें यंग जायंट्स के रूप में आइडेंटिफाई किया जाता तो उनकी बॉडीज के प्रोपोर्शंस और फेशियल फीचर्स मैच नहीं करते। जोशुआ का सवाल सराउंडिंग्स में गूंजा, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। कुछ सेकंड्स बाद डेमन हंटर कॉलिन ने धीरे से कहा, इसलिए ये एक सीक्रेट है। उसने अपने थॉट्स या थ्योरीज को मेंशन नहीं किया।
क्या इसका मतलब है कि जायंट्स असल में ह्यूमंस की एक ब्रांच हैं, बियॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स द्वारा लाए गए ट्रांसफॉर्मेशन का रिजल्ट? ये सुनकर वाइन रेड बालों वाली एंटियोना ने थॉटफुली कहा, जायंट्स के एंसेस्टर्स ह्यूमंस हैं? डेरिक को शौक से थोड़ा चक्कर आने लगा। उसे लगा कि दोनों के बीच एक ह्यूज गैप है। दिमाग में इस थॉट के साथ उसने अपने कंपेनियंस को याद किया जिन्होंने कंट्रोल खो दिया था, खासकर वो जो जायंट पाथवे से थे। उसने धीरे धीरे और वेगली बिलीव किया कि ये इम्पॉसिबल नहीं था। जिन्होंने कंट्रोल खो दिया वो आमतौर पे अबनॉर्मली लार्ज हो गए। उनकी स्किन ग्रेश ब्लू कलर में कवर हो गई थी और वहां एक ह्यूज क्रैक था उनकी ब्रोज के बीच में, जिसने उनकी आंखों के पेयर को अंदर खींच लिया था। शायद, डेमन हंटर कॉलिन ने ब्रीफली जवाब दिया। सिटी ऑफ सिल्वर की एक्सपेडिशन टीम के मेंबर्स एक बार फिर खामोश हो गए। इस एटमॉस्फेयर में डेरिक ने शेफर्ड एल्डर लोविया को देखा और रियलाइज किया कि 6 मेंबर काउंसिल के इस मेंबर का एक्सप्रेशन काम था। ये न तो सोलम था और न ही कंफ्यूज्ड। इस मोमेंट पर डेमन हंटर कॉलिन ने चारों ओर देखा और कहा, 2 से 3 लोगों के ग्रुप्स में स्प्लिट हो जाओ और सराउंडिंग एरियाज को सर्च करो। देखते हैं अगर कुछ मिलता है। एक्सपेडिशन टीम के मेंबर्स अपने सेंसेस में वापस आए और चीफ के इंस्ट्रक्शंस के अनुसार एरिया को केयरफुली एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया। अनफॉर्चुनेटली इस वेनिंग फॉरेस्ट में पेड़ों, टॉम टैबलेट्स या टॉम्स के अलावा कोई भी वैल्यू की चीज नहीं थी। बिना और देरी किए डेरिक ने हेम के साथ सील्ड आर्टिफैक्ट्स एक्सचेंज किए ताकि उसकी बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक को अनशेडोड क्रूसिफिक्स द्वारा पर्ज होने से रोका जा सके। फिर उन्होंने डेमन हंटर कॉलिन को वेनिंग फॉरेस्ट के बाहर फॉलो किया, माउंटेन के साथ निकले हुए बोल्डर के चारों ओर घूमे और उस जाइंटिक केव को ढूंढा जो 30 मीटर लंबी थी। केव के बाहर एक स्टोन स्टेल पहले ही टुकड़ों में बिखर चुका था और उस पर घास उग रही थी। ट्वाइलाइट के ऑरेंज ग्लो के नीचे वेनिंग डेथ का एक इंडिस्क्राइबल सेंस था। केव में एंटर करने के बाद सिटी ऑफ सिल्वर की एक्सपेडिशन टीम ने वेदर्ड स्टोन स्लैब्स और पीलिंग म्यूरल्स को फॉलो किया। वो सूखे हुए वीड्स और रफ ग्रेवल के बीच चले और उन्होंने एरिया को वेरीली एक्सप्लोर किया। हर कदम के साथ जो उन्होंने लिया, उन्हें फील हुआ कि उनके लाइफ स्पैन्स कमजोर हो रहे थे और डिहाइड्रेटेड हो रहे थे। एक अननोन पीरियड के बाद सिटी ऑफ सिल्वर की एक्सपेडिशन टीम ने आखिरकार एक ग्रेश ब्लू डोर देखा जो खुला था। डोर के दोनों साइड्स आयरन ब्लैक फ्रैगमेंट्स के पीसेस थे जो किसी तरह के आर्मर से बिलोंग करते लग रहे थे। यहाँ गार्ड्स होने चाहिए थे, कॉलिन ने सिंपली कहा। उसने मेडिसिन की एक बोतल निकाली और उसे गटक लिया। उसकी लाइट ब्लू आंखें जल्दी ही डार्क येलो की लेयर से टिंज्ड हो गईं और उसके प्यूपल्स में 2 कॉम्प्लेक्स डार्क ग्रीन सिंबल्स अपीयर हुए। थोड़ी देर के लिए ग्रेश ब्लू डोर को केयरफुली ऑब्जर्व करने के बाद उसने सिर हिलाया और डार्क हॉल में चला गया। वो सभी डोर के थ्रू पास हुए और अंदर आए। हॉल ऐसा लग रहा था जैसे इसे किसी इनविजिबल हाथ ने पकड़ा हुआ हो, जैसे ये एक जोर की थड़ के बाद ऊपर उठा। 10 सेकंड से ज्यादा बाद हॉल ने मूव करना बंद कर दिया। डोर के बाहर स्टोन पिलर्स द्वारा प्रॉप्ड अप एक मैग्निफिसेंट पैलेस अपीयर हुआ। ये गार्ड्स के रेसिडेंस जैसा लग रहा था। डेरिक ने सबकॉन्शियसली चारों ओर देखा और हॉल में वेरियस आइटम्स पर अपनी नजर डाली। उसने एंशिएंट कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ 2 म्यूरल्स देखे। एक म्यूरल का मेन कैरेक्टर एक जायंट था जिसने फुल बॉडी सिल्वर आर्मर पहना था और एक ऑब्वियस ग्लो एमिट कर रहा था। उसकी आंखों की लोकेशन पर लाइट के डॉन से कंडेंस्ड एक ब्लॉब था। दूसरे म्यूरल के बीच में एक लेडी खड़ी थी जिसके लंबे डार्क ब्राउन बाल थे। वो एक फीमेल जायंट थी, एक लंबी लेदर स्कर्ट में। उसने एक व्हीट हेड और फ्रूट्स पकड़े हुए थे और वो हार्वेस्ट के लिए तैयार खेतों, साफ लेक के पानी, फल देने वाले पेड़ों और ब्राइट मशरूम से घिरी हुई थी। गॉड ऑफ डॉन बैडहेल, गॉडेस ऑफ हार्वेस्ट, ओमेबेला। डेरिक को एक रियलाइजेशन हुआ जैसे ही उसने हल्का सा सिर हिलाया। उसने फिर अपनी नजर हटाई और चीफ को उस म्यूरल को घूरते हुए देखा जो गॉडेस ऑफ हार्वेस्ट को रिप्रेजेंट करता था। उसका एक्सप्रेशन पहले की तरह ही भारी था। क्या चीफ उम्मीद कर रहे हैं कि सिटी ऑफ सिल्वर का भी एक रियल हार्वेस्ट होगा? जैसे ही डेरिक ने सोचा, उसने शेफर्ड एल्डर लोविया के ऑर्डर्स को फॉलो किया, दूसरों के साथ एक टीम बनाई। उन्होंने फिर वैल्यूएबल आइटम सर्च किए और चेक किया कि क्या कोई हिडन पैसेजवेज थे। लगभग 7 से 8 मिनट बाद वो इकट्ठा हुए और चीफ कॉलिन इलियड को हॉल के मेन डोर में फॉलो किया। कॉलिन इलियड ने अपने सामने स्टोन स्लैब्स के बीच गैप में 2 स्वॉर्ड स्टैब की। उसने अपने हाथ फैलाए और उन्हें डोर के दोनों साइड्स पे प्रेस किया। बस थोड़ी सी फोर्स के साथ इसने अपना मुंह एक भारी रंबल के साथ खोला। डस्ट की ऑरेंज और स्प्लेंडेड लाइट चुपचाप अंदर चमकी, सिटी ऑफ सिल्वर की एक्सपेडिशन टीम को पैलेसेस और न्यूमेरस टावर्स देखने की परमिशन देते हुए, जिन्होंने एक स्ट्रॉन्ग विजुअल इम्पैक्ट डिलीवर किया। स्केल, मैग्निफिसेंस और एक मिथ की एपिक फीलिंग उनके बीच क्लोज प्रॉक्सिमिटी की वजह से और ज्यादा ऑब्वियस और शॉकिंग फील हुई। हर किसी ने सबकॉन्शियसली अपनी सांसें रोक लीं और किसी भी और चीज के बारे में भूल गए, खुद को सीनरी में पूरी तरह डुबो दिया। ग्रे फॉग के ऊपर क्लाइंब के लिए भी ऐसा ही था। ये जायंट्स का किंग्स कोर्ट था।
ये एक रियल डिवाइन किंगडम था। लगभग 10 सेकंड्स बाद डेमन हंटर कॉलिन ने अपनी स्वॉर्ड्स बाहर निकाली और अपनी बॉडी को हाफ टर्न किया। शेफर्ड लोविया से कहा, दोनों साइड्स पर सिचुएशन चेक करो। मैं बहुत क्लियरली नहीं देख सकता कि आगे क्या है। उसकी आंखों में दो डार्क ग्रीन सिंबल्स धीरे धीरे डिसिपेट हो गए। लोविया ने उसका ऑर्डर एक्नॉलेज किया और डोर की तरफ 2 कदम आगे बढ़ाई। बाहर दोनों साइड्स पर स्टेयरकेसेस के साथ एक प्लेटफॉर्म था। उनके सामने ग्रेश व्हाइट स्टोन पिलर से बनी एक रेलिंग थी जो एरिया की सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग को फेस कर रही थी। वहां एक ह्यूज ब्लू ग्रे डोर था जिस पर अनगिनत मिस्टीरियस सिंबल्स कार्व्ड थे। ये एक्सट्रीमली डिग्निफाइड लग रहा था। कॉरिडोर्स, स्टेयर्स और दूसरे ऑब्जेक्ट्स ने मल्टीट्यूड ऑफ पैलेसेस और टावर्स को एक साथ कनेक्ट किया। वो मैग्निफिसेंट और ब्रिलियंट थे। लोविया के सिल्वर ग्रे बाल ऊपर फ्लोट हुए जैसे ही स्टोन जो डस्ट की लाइट में नहाया हुआ था बाहर निकला, एक ग्रेश व्हाइट डॉल बनाते हुए। डॉल में कोई स्पिरिचुअलिटी नहीं थी। ये एक स्ट्रंग पपेट की तरह थी। जैसे ही ये लेफ्ट की तरफ चली, इसने स्टेयरकेस को फॉलो किया और रिच ऑरेंज लाइट के बीच एक के बाद एक लेवल नीचे चली गई ताकि एक्सपेडिशन टीम को सिचुएशन कंफर्म करने में मदद मिल सके। अचानक उसकी बॉडी रुक गई। जैसे ही अंदर से फाइन सिल्वर लाइट बाहर निकली, इसे अनगिनत फ्रैगमेंट्स में बदल दिया। शेफर्ड लोविया अलार्म्ड नहीं थी। उसने पहले वाले स्टेप्स फॉलो किए और एक और स्टोन गोलम क्रिएट किया, उसे राइट की तरफ हेड करवाया। इस बार स्टोन गोलम स्टेयरकेस के एंड तक चला और नीचे पैलेस के एंट्रेंस पर रुक गया बिना रास्ते में कुछ हुए। डेमन हंटर कॉलिन ने पूरे समय इंटेंटली देखा इससे पहले कि उसने कहा चलो राइट की तरफ चलते हैं, लेकिन हमें केयरफुल भी रहना होगा। हालांकि उसे कोई डेंजर नहीं मिला। ये फैक्ट कि वो अपनी बियॉन्ड पावर्स यूज करके एक्चुअल सिचुएशन डिसर्नेबल नहीं कर पाया, इसका मतलब था कि कई प्रॉब्लम्स थीं। ऐसे रिमाइंडर के साथ डेरिक और कंपनी और भी ज्यादा टेंस हो गए। 3 के ग्रुप्स ने धीरे धीरे नीचे चलना शुरू किया जैसे ही वो एक दूसरे की पीठ देख रहे थे। जैसे ही वो हाई स्टेयर्स के साथ चले, जोशुआ, जिसने स्कारलेट ग्लव पहना हुआ था, ने अचानक अपने पीछे से टैपिंग साउंड्स की एक सीरीज सुनी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई साइलेंस में उन्हें फॉलो कर रहा हो। और इस मोमेंट पर शेफर्ड एल्डर लोविया उसके साइड में थी। अपनी आंख के कोने से वो बता सकता था कि फुटस्टेप्स डेफिनेटली उससे नहीं आ रहे थे। जोशुआ की रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई जैसे ही उसने जल्दी से एक डीप वॉइस में कहा, मेरे पीछे फुटस्टेप्स हैं। लोविया ने अपना सिर घुमाया और 5 मीटर टॉल सिल्वर नाइट को अपने सामने अपीयर होने दिया। इसने अपनी स्कारलेट फायरी आंखों के साथ जोशुआ की पीठ को साइज अप किया। लोविया का रिस्पॉन्स सुनने के बाद जोशुआ और भी ज्यादा वेरी हो गया। उसने एक्सपीडिशन टीम के दूसरे मेंबर्स को देखा और एंग्शियसली पूछा, क्या तुम में से किसी ने कोई एबनॉर्मल फुटस्टेप्स सुने? हाथ में थंडर गॉड्स रोर और ब्रॉडसवॉर्ड पकड़े हुए डेरिक ने कुछ सेकंड्स के लिए रिकॉल किया और इनकार में सिर हिलाया। हेम, जिसके हाथ में अनशैडोड क्रूसिफिक्स था, उसने सील्ड आर्टिफैक्ट को देखा जो अभी भी ग्लो कर रहा था और रिप्लाई किया, शायद ये तुम्हारा हेलुसिनेशन है। नहीं, मैंने इसे बहुत साफ सुना। स्कारलेट ग्लव्ड जोशुआ ने फ्राउन किया और अपना ओपिनियन एक्सप्रेस किया। ये सुनकर डीमन हंटर कॉलिन, जो ठीक सामने चल रहा था, आधा मुड़ा और शांति से इंस्ट्रक्ट किया, हैम, एंटियोना, जोशुआ की कंडीशन चेक करो। जी, योर एक्सेलेंसी। हैम तुरंत जोशुआ के पास गया और अनशैडोड क्रूसिफिक्स को, जो प्योर लाइट का मैनिफेस्टेशन लग रहा था, अपने टीममेट के माथे पर प्रेस किया। हालांकि इस सील्ड आर्टिफैक्ट में कोई चेंजेस नहीं आए। उसके तुरंत बाद वाइन रेड बालों वाली फीमेल वॉरियर एंटियोना जोशुआ के साइड में आई और अपना बायां हाथ उठाया। उसकी कलाई पर एक पेल गोल्ड ब्रेसलेट था। उस पर 3 छोटी घंटियां थीं जो गोल्डन स्केल से कवर्ड थीं। बजने वाली टिंकलिंग साउंड्स ने जोशुआ के दिल को शांत कर दिया। वो अब उतना टेंस और इम्पेशेंट नहीं था। नो प्रॉब्लम। एंशियोना ने अपनी नजर चीफ कॉलिन इलियाड की तरफ डाली। कॉलिन इलियाड की आंखों में 2 कॉम्प्लेक्स डार्क ग्रीन सिंबल्स अपीयर हुए। उसने सिर हिलाने और कहने से पहले कुछ सेकंड्स के लिए जोशुआ को देखा। हो सकता है ये इल्यूजन ना हो, लेकिन तुम्हें केयरफुल रहना होगा अगर तुम्हारे अंदर कोई एबनॉर्मैलिटीज आती हैं। चीफ को उसे सपोर्ट करते देख जोशुआ ने चुपके से राहत की सांस ली। ठीक है। डाउट्स को टेम्परेरीली दूर करने के बाद सिटी ऑफ सिल्वर की एक्सपीडिशन टीम एक के बाद एक लेवल सनसेट की ग्लो में कवर्ड सीढ़ियों से नीचे उतरती रही। अचानक सबने एक ग्रोन सुनी। अपनी आंख के कोने से डेरिक बर्ग ने देखा कि जोशुआ ने अपने हाथ उठाए और अपना ही गला घोट लिया। चूंकि वो एक डॉन पैलेडिन था, उसमें इमेंस स्ट्रेंथ थी। जैसे ही उसने एक ग्रंट निकाली, उसके हाथों ने उसकी गर्दन तोड़ दी। एक ग्लूमी और ट्विस्टेड एक्सप्रेशन के साथ जोशुआ गिर गया। उसकी आंखें डिसबिलीफ से भरी थीं। जिस इंसान ने उसे मारा वो खुद था। हालांकि डेरिक और बाकी लोग समय रहते रिएक्ट नहीं कर पाए, लेकिन उनकी सालों की ट्रेनिंग और डार्कनेस की गहराइयों को एक्सप्लोर करने से मिले एक्सपीरियंस ने उन्हें इंस्टिंक्टिवली बैटल पोजीशंस लेने पर मजबूर कर दिया, किसी भी सब्सिक्वेंट अटैक से सावधान रहते हुए।
फिर उन्होंने एक मफल्ड ग्रंट सुनी। यह शेपर्ड एल्डर लोविया से थी। लंबे सिल्वर ग्रे बालों वाली महिला के फेशियल मसल्स टाइटन हो गए जैसे ही ऑब्वियस ट्विचिंग और स्क्वामिंग दिखाई दी, जैसे कि दूसरा चेहरा उग आया हो। वो चौड़ी सीढ़ियों पर जमीन पर गिर गई और इंडिस्क्राइबेबल पेन के साथ ग्रिमस करने लगी। उसके हाथ धीरे धीरे लेकिन अनकंट्रोलेबली मूव हुए जैसे उसने अपनी गर्दन जकड़ ली। जैसे ही लोविया अपनी स्ट्रेंथ लगाने वाली थी, सिल्वर ग्रे ऑइंटमेंट से स्मियर्ड 2 तलवारें आगे बढ़ीं और उसकी हथेलियों को अलग कर दिया। डीमन हंटर कॉलिन, जो पहले से तैयार था, ने समय पर रिएक्ट किया। लोविया की बॉडी ट्विच हुई जैसे उसने अपना सिर और नीचे किया। अपना मुंह खोलकर उसने टॉर्न फ्लैश और इनकम्प्लीट ऑर्गन्स के टुकड़े बाहर थूक दिए। उसने एक गहरी सांस ली, जैसे कि वो आखिरकार रिकवर हो गई हो। फिर उसने अपनी कोहनी जमीन पर टिकाई और एक कदम आगे बढ़ाया, प्रोस्ट्रेट होकर उन फ्लैश और ब्लड ऑर्गन्स को निगल लिया जो उसने अभी पायस और हम्बल तरीके से थूके थे। डीमन हंटर कॉलिन, जिसके चेहरे पर कई पुराने निशान थे, उसे रोके बिना चुपचाप ये सीन देखता रहा। आखिरकार लोविया ने ऊपर देखा और अपनी अनफोकस्ड ग्रे आइज के साथ कहा, यह डिजेनरेशन था। डिजेनरेशन का एक फॉर्म जो हर किसी में है। क्या तुम्हारे पास कोई सोल्यूशन है? कॉलिन ने अपनी टोन में बिना किसी बदलाव के पूछा। लोविया ने बिना हेजिटेशन के सिर हिलाया। हाँ। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, उसने अपने दाएं हाथ से अपनी लेफ्ट इंडेक्स फिंगर पकड़ी। एक लाउड स्नैप के साथ उसने इसे बाहर खींचा और खून और हड्डियों को अपने मुंह में भर लिया। चबाते हुए उसने मटर किया, द लॉर्ड दैट क्रिएटेड एवरीथिंग, द लॉर्ड हु रेन्स बिहाइंड द कर्टन ऑफ शैडोज, द डिजेनरेट नेचर ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स, ट्रू क्रिएटर का हॉनरिफिक नेम। डेरिक की आईलिड्स फड़फड़ाईं जब उसने ये सुना। उसे अचानक महसूस हुआ कि उसके आसपास कुछ सटल हो रहा है। ऑरेंज ग्लो और ज्यादा सैचुरेटेड हो गया और खून के रंग के करीब हो गया। ग्रे फॉग के ऊपर द फूल क्लाइन का एक्सप्रेशन तुरंत सॉलम हो गया। हालांकि वो अपने ट्रू विजन के जरिए कुछ देख नहीं पा रहा था, लेकिन वो वेगली सेंस कर सकता था कि दूर से एक गेज डाली गई थी जिससे उसकी ऑब्जर्वेशंस में इंटरफेरेंस हो रहा था। इस प्रकार उसकी क्लैरिटी और रेंज कमजोर हो रही थी। इसके अलावा उस गेज ने उसे फेमिलियरिटी का एक अजीब सेंस दिया। इससे फेमिलियर ना होना मुश्किल है। मेरे ट्रांसमाइग्रेशन के बाद मेरी लाइफ का पहला आधा हिस्सा हिम, हिज सन, हिज ऑरिकल, हिज विश टू डिसेंड, हिज द्वारा छोड़े गए आइटम्स, हिज क्रेजी रेविंग्स और हिम से रिलेटेड सभी तरह के म्यूरल से निपटने में गया था। उस पल क्लाइन पूरी तरह से सर्टन था कि जो एंटिटी सिटी ऑफ सिल्वर की एक्सपीडिशन टीम पर फोकस करने लगी थी, वो ट्रू क्रिएटर के अलावा और कोई नहीं थी। फ्रैंकली स्पीकिंग, जब लोविया ने उस एंटिटी का हॉनोरिफिक नेम रिसाइट करना शुरू किया, क्लाइन सीधे उसे लाइटनिंग स्टॉर्म से स्माइट करके प्रॉब्लम अपीयर होने से पहले उसे एलिमिनेट करना चाहता था। हालांकि उसने उस अर्ज को रोक लिया क्योंकि वो कॉन्फिडेंट नहीं था कि वो शेपर्ड को एक स्ट्राइक में फिनिश कर सकता है। जिस इविल स्पिरिट को लोविया ने ग्रेस्ड किया था, वो लाइकली सीक्वेंस 3 के लेवल पर थी। हालांकि वो बहुत समय पहले मर चुकी थी, उसकी करंट कंबाइंड स्ट्रेंथ अभी भी सीक्वेंस 4 के लेवल पर थी। उसके लिए लाइटनिंग स्टॉर्म को, जो एंजल लेवल के करीब था लेकिन उस पर नहीं, कुछ समय के लिए विथस्टैंड करना शायद कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और एक बार जब द फूल आसानी से लोविया को नहीं मार पाएगा, तो ये डीमन हंटर कॉलिन की नजरों में डर का संकेत होगा। इसके अलावा क्लाइन का मानना था कि कॉलिन इलियाड शेपर्ड एल्डर लोविया को ट्रू क्रिएटर का ऑनरिफिक नेम चांट करते देखकर खुश था। वो इसका इस्तेमाल द फूल को चेक में रखने और बैलेंस का कुछ सेम्बलेंस हासिल करने के लिए करना चाहता था। ये वास्तव में डीटीज के सामने डिसरिस्पेक्ट का एक्ट था, जिससे उन महान एग्जिस्टेंसेस को गुस्सा दिलाना बहुत आसान था, लेकिन कॉलिन इलियाड कुछ नहीं कर सकता था। वो बस द फूल और ट्रू क्रिएटर पर भरोसा नहीं कर सकता था, इसलिए वो क्लिफ के किनारे रहते हुए उन्हें प्रोब करने की पूरी कोशिश कर सकता था। केवल ऐसा करके ही सिटी ऑफ सिल्वर अचानक उन शहरों की तरह डिस्ट्रॉय नहीं होगी जो डार्कनेस में गहरे दबे हुए थे, हिस्ट्री की धूल से ढके हुए। कितने दुख की बात है। अगर अनशैडोड क्रूसिफिक्स अभी मेरे हाथों में होता, तो मेरे पास ग्रे फॉग के ऊपर मिस्टीरियस स्पेस की पावर्स एक्टिवेट करने के लिए अपनी पूरी ताकत का उपयोग करके उस सिल्वर नाइट इविल स्पिरिट को तुरंत मारने का मौका होता। ये एक फंडामेंटल रिस्ट्रेंट है। क्लाइन ने चुपचाप साई किया और केवल इस डेवलपमेंट को एक्सेप्ट कर सकता था। उसने जोशुआ के साथ कुछ भी अनयूजुअल डिस्कवर नहीं किया था, जब तक कि सिटी ऑफ सिल्वर वॉरियर ने स्कारलेट ग्लव्स के साथ खुद का गला नहीं घोंट लिया। तभी उसने देखा कि उसकी स्पिरिट डार्क और ग्लूमी हो गई। बिल्कुल जैसा कि शेपर्ड एल्डर ने कहा था, ये डिजेनरेशन का एक रूप था जो उसके पास ओरिजिनली था। ये पैसे और सुंदरता की वजह से खुद को खोने से अलग नहीं था, जिससे एक्सटर्नल फोर्सेस के लिए इसे डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता था। उस सीढ़ी में रेमनेंट गॉडहुड पावर्स होनी चाहिए जो डिजेनरेशन को रिप्रेजेंट करती हैं। वे एनवायरनमेंट में एम्बेडेड हैं, जिससे उन्हें डिस्कवर करना और रेजिस्ट करना मुश्किल हो जाता है। पहले स्टोन गोलम में कोई स्पिरिचुअलिटी नहीं थी, इसलिए वो अफेक्ट नहीं हुआ। हॉनोरिफिक नेम से ट्रू क्रिएटर डिजेनरेशन पर कंट्रोल रखता है।
बस हिज गेज ही कॉरेस्पॉन्डिंग पावर्स को डिस्पर्स करने के लिए काफी है। क्लाइंट ने अपनी मेंटल स्टेट एडजस्ट की और सब्सिक्वेंट डेवलपमेंट्स को ऑब्जर्व करना जारी रखा। इस प्रोसेस के दौरान वो एक सवाल पर विचार किए बिना नहीं रह सका। क्या ट्रू क्रिएटर अब उसकी तरह था? हिज डिवाइन किंगडम में सिटी ऑफ सिल्वर की एक्सपीडिशन टीम की मूवमेंट्स देख रहा था। अर्थ पर इसे फेलो व्यूअर कहा जाता है जो सेम लाइव स्ट्रीम देख रहा है। अगर मैं गिफ्ट्स भेजूं तो क्या ट्रू क्रिएटर और भी ज्यादा गिफ्ट देगा? ये टीजिंग रिमार्क करके उसने उस नर्वसनेस और कंसर्न को कम करने की कोशिश की जो वो ट्रू क्रिएटर की गेज पढ़ने से महसूस कर रहा था। वो एक सच्चा गॉड था। चाहे वो एडम हो या अमोन, वे भी हिम के बराबर होने के क्वालिफाइड नहीं थे। उस पल शेपर्ड लोविया पहले ही खड़ी हो चुकी थी और उसकी लेफ्ट इंडेक्स फिंगर भी वापस उगाई थी। उसने चीफ कॉलिन एलियट को देखा और कहा, यह रीजन अब डिजेनरेशन से सफर नहीं करेगा। इसका मतलब था कि सीढ़ी अब उतनी खतरनाक नहीं थी। नॉर्मली एक्सपीडिशन टीम जोशुआ की कॉप्स को इग्नोर कर देती। चाहे वे आगे बढ़ें या पीछे हटें, वे कोई समय बर्बाद करना अफोर्ड नहीं कर सकते थे। अगर वे एक्सट्रीमली डेंजरस एरिया में बहुत लंबे समय तक रहे तो दूसरे मेंबर्स के साथ एक्सीडेंट हो जाएगा। हालांकि चूंकि 6 मेंबर काउंसिल की एल्डर लोविया ने सर्टेनिटी की टोन में इंडिकेट किया कि पास में कोई प्रॉब्लम्स नहीं थी, वे रेस्ट कर सकते थे और इससे निपट सकते थे। डेरिक ने हेम की ब्रॉडसवॉर्ड नीचे रखी और जोशुआ के साइड में गया। कुछ सेकंड्स घूरने के बाद वो नीचे झुका और उसका स्कारलेट ग्लव उठाया और उसे अपनी लेफ्ट पाम पर पहन लिया। उसे अभी भी याद था कि जोशुआ हमेशा उस मिस्टिकल आइटम के बारे में ब्रैग करता था जो उसने एक एक्सपीडिशन के दौरान ऑब्टेन किया था। वो ये भी स्पष्ट रूप से रिकॉल कर सकता था कि जब उसने आफ्टरनून टाउन कैंप छोड़ा था तो उसने कहा था कि एक्सपीडिशन के बाद उसे शादी के लिए मजबूर किया जाएगा, बिना किसी आइडिया के कि उसकी पत्नी कौन होगी। फिर भी 1 घंटे बाद ये टीममेट एक कोल्ड कॉप्स में बदल गया था। सिटी ऑफ सिल्वर के लोगों के लिए ये कुछ ऐसा था जो अक्सर होता था। कोई रोया नहीं या टूटा नहीं। हालांकि एक इमोशन था जो पहले ही उनकी हड्डियों और खून में रिस चुका था। ये भारी था और ग्रीफ के साथ मिला हुआ था। उन्होंने देखा कि डेरिक ने अपना लेफ्ट हैंड उठाया और इसे जोशुआ की कॉप्स पर एम किया। एक ब्लेजिंग फ्लेम बाहर निकली, उस टीममेट को एनवेलप करते हुए जो पहले उनके साथ लड़ रहा था। क्रिमेशन के बाद डीमन हंटर कॉलिन ने बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक को रख लिया जो बाहर रिस गई थी। बाकी टीम मेंबर्स ने राख की एक मुट्ठी ली और उसे अपने कपड़ों में एक हिडन पॉकेट में रख लिया। साइलेंस के बीच वे सीढ़ियों से नीचे उतरते रहे और स्टेयरकेस के बॉटम पर पहुंचे। वहां डस्क की ग्लो में नहाया हुआ एक टावरिंग पैलेस था। इसके पीछे एक कॉरिडोर और स्टेयरकेस थी जो दूसरे एरिया की तरफ।
वो तूने क्या बात बोली? घंटी डॉबी लाओ की बात नहीं बोली तूने। मैं इससे कुछ बोलने वाला मैंने कहा हां भाई, मैंने पूछा था क्या हां भाई घंटी डॉबी मैं कैसी बात कर रहा हूं मैं तू बोला अपन दोनों जब तेरे मेरी बात मत मान तू चुप हो जा उससे बता दे नहीं उसने बाद में कुछ बोला था हेलो चल रहा है तो अनिल पांडे की क्लास है अनिल पांडे की क्लास है हां क्लास हम तो उससे वही दो क्लास के टेस्ट दे रहा उसमें बनाएंगे पता नहीं यार कल हम तो सीख रहे हैं कल कहा था ना उसने एक दिन पैसे दे एक दिन तीसरी क्लास हुआ करेगी बॉस को बताते ही बोला था नहीं वो तो है पर ऐसा है ना ले जाती थी। पैलेस डोर खुला था और अंदर पिच ब्लैक था। लाइट की एक भी किरण अंदर चमक नहीं सकती थी। डीमन हंटर कॉलिन ने कहने से पहले थोड़ी देर सावधानी से ऑब्जर्व किया, बिल्कुल बाहरी दुनिया की तरह। उसका मतलब ये था कि ग्रुप को लिट एनवायरनमेंट मेंटेन करने के लिए वेरियस मींस यूज करने चाहिए और खुद को एब्सोल्यूट डार्कनेस की स्टेट में गिरने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। इसलिए हैम ने अनशैडोड क्रूसिफिक्स एक्टिवेट किया जिससे ये उसके सभी टीममेट्स को एनवेलप कर सके। उसी समय एंशियोना ने एक लालटेन जलाई और उसे अपने हाथ में पकड़ लिया, अगर क्रॉस अचानक अपनी इफेक्टिवनेस खो दे। ग्रुप ने पैलेस में एंटर किया और एबनॉर्मली एम्प्टी हॉल से गुजरे। उनके फुटस्टेप्स दूरी में गूंजे लेकिन कोई एकोइंग साउंड्स नहीं थी। चलते हुए डेरिक को अचानक अपनी आईलिड्स भारी महसूस हुई क्योंकि उसे नींद का स्ट्रॉन्ग सेंस महसूस हुआ। इस पल उसने चीफ की लो ग्राउल सुनी, सोना मत। डेरिक अचानक जाग गया, अपनी आंखें न खोल पाने की फटीग्ड स्टेट से बाहर निकलते हुए। उस पल एक फीमेल वॉरियर की बॉडी ढीली पड़ गई और जमीन पर गिर गई, जैसे कि वो गहरी नींद में गिर गई हो। फिर वो थिन एयर में गायब हो गई और सभी के सामने से डिसअपियर हो गई। डीमन हंटर कॉलिन और शेपर्ड लोविया ने थोड़ी देर के लिए लुक्स एक्सचेंज किए, फिर सिर हिलाया और टीम को आगे लीड किया। इस प्रोसेस के दौरान वे खुद को समय समय पर चोट पहुंचाते, जागते रहने के लिए दर्द का उपयोग करते। आखिरकार वे आर्चेस के एक बंच से गुजरे और आगे डार्कनेस देखी जिसे डिस्पेल नहीं किया जा सकता था। टीम की लाइट की मदद से उन्होंने डिस्कवर किया कि यह अनगिनत म्यूरल्स वाला एक हॉल था। हॉल के बीच में एक लॉन्ग डार्क रेड टेबल थी। इसके चारों ओर इंट्रिकेट पैटर्न्स वाली हाई बैक चेयर्स थीं। ये डेरिक को फेमिलियरिटी का एक बैफलिंग सेंस महसूस हुआ। उसे तुरंत रियलाइजेशन हुआ कि यह कुछ हद तक टैरोट गैदरिंग के सीन जैसा था। अचानक लाइट की बॉल्स जलीं और उनके चारों ओर मर्मर्स गूंजीं। हॉल के चारों ओर स्टोन पिलर्स खड़े थे जो डोम को सपोर्ट नहीं करते थे। स्कारलेट फ्लेम्स एक के बाद एक जलाई गईं, सराउंडिंग्स को एक एबनॉर्मल मैनर में इल्यूमिनेट करते हुए। मर्मर्स तेज हो गईं, जैसे कि वे आखिरकार एक लॉन्ग और डिस्टेंट स्पेस से गुजरकर अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच गए हों। हॉल इतना लाइवली था जैसे कि कोई गैदरिंग हो रही हो। डार्क रेड टेबल के चारों ओर ब्लरी और इल्यूजरी फिगर्स अचानक अपीयर हुए। कुल 11 फिगर्स अलग अलग हाई बैक चेयर्स पर बैठे थे। जैसे ही लपटें फड़फड़ाईं, डेरिक और कंपनी ने सबकॉन्शियसली लंबी डार्क रेड टेबल की ओर देखा। सबसे पहली चीज जो उन्होंने नोटिस की वो उनके सबसे करीब वाला फिगर था। उस फिगर ने सिंपल लिनन रोब पहना था और उसके लंबे सिल्वर बाल और इंडिसर्नेबल फेशियल फीचर्स थे। इसने कॉलिन, लोविया और डेरिक को उस फिगर को अजीब तरह से फैमिलियर महसूस करवाया। एक पल में उन्हें ऐसा लगा जैसे उनके दिमाग पर बिजली गिर गई हो, जिसने उनकी ब्लरी यादों को रोशन कर दिया। एंजल ऑफ फेट, ओरोबोरोस। जैसे ही सिटी ऑफ सिल्वर की टीम की प्यूपिल्स फैली, वो फिगर मुड़ा और उनकी तरफ देखा। इंडिफरेंट आंखों का एक पेयर तुरंत उनके विजन में छा गया। जैसे ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिस्टीरियस रिंग्स अपीयर हुई। एक डेज में डेरिक ने अपने सामने एक फिगर देखा। वो एक हैंडसम, रेडिएंट और एनर्जेटिक आदमी था। उसने प्योर व्हाइट रोब पहना था और उसके छोटे गोल्डन बाल थे। उसकी अपीयरेंस के साथ सराउंडिंग्स अबनॉर्मली ब्राइट हो गईं। वार्म फीलिंग लाइट की एक किरण की तरह थी जो तुरंत हर जगह को भर रही थी। डेरिक को ऐसा लगा जैसे उसने लेजेंड्स में मेंशन किए गए दिन को देख लिया हो, मोमेंटरीली भूल गया कि वो कहाँ था या वो क्या कर रहा था। आदमी ने एक कदम आगे बढ़ाया और उसका ब्लरी फिगर डेरिक के साथ ओवरलैप हो गया। फिर डेरिक डार्क रेड लॉन्ग टेबल के बगल में बैठ गया, हाई बैक चेयर्स में से एक को ऑक्यूपाई करते हुए। वो हैंडसम और रेडिएंट आदमी बन गया था जो एक सीक्रेट गैदरिंग अटेंड कर रहा था। उसी समय ग्रिजल्ड सिटी ऑफ सिल्वर चीफ कॉलिन, जिसका चेहरा पुराने निशानों से ढका हुआ था, ने उसी ब्लरी और इल्यूजरी फिगर को एनकाउंटर किया। वो फिगर 7 से 8 मीटर लंबा था। उसने सिल्वर फुल बॉडी आर्मर पहना था और उसकी आंखें डॉन की लाइट की तरह चमक रही थीं। उसने अपने हाथ में लंबी तलवार उठाई, उसे कॉलिन इलियट के माथे पर एक सेप्टर की तरह प्रेस करते हुए। डेमन हंटर कॉलिन एक पल के लिए स्ट्रगल किया, लेकिन वो जल्दी ही शांत हो गया जब उसे ऑरेंज लाइट ने एनवेलप कर लिया। इसके साथ वो और उसके सामने वाला जायंट एक में मर्ज हो गए।
वो डार्क रेड टेबल की तरफ गया और राइट साइड में दूसरी सीट पर बैठ गया। शेफर्ड लोविया ने एक आदमी को लॉन्ग ब्लैक रोब में एनकाउंटर किया। उसके कंधों पर काले घुंघराले बाल थे और आंखों का एक पेयर जो शैडोज में कवर्ड लग रहा था। उसका चेहरा साफ देखना मुश्किल था, लेकिन सिल्वर थ्रेड्स, कॉम्प्लिकेटेड पैटर्न्स और गॉर्जियस एक्सेसरीज सीधे उसके दिमाग में रिफ्लेक्ट हुए। लोविया कांपी और मदद नहीं कर पाई, लेकिन अपना सिर नीचे कर लिया। आदमी की पीठ पर ब्लैक विंग्स की लेयर्स को अपने चारों ओर लिपटने दिया। वो आदमी बन गई और डार्क रेड टेबल के एंड तक चली गई। वहां कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स वाली 2 हाईबैक चेयर्स रखी थी। लोविया ने लेफ्ट वाली चुनी। सिटी ऑफ सिल्वर की एक्सपीडिशन टीम के बाकी मेंबर्स ने भी सिमिलर सिचुएशंस एनकाउंटर की, लेकिन जो फिगर्स उन्होंने फेस किए वो अलग थे। जब उन्होंने डार्क रेड टेबल के दोनों साइड्स अपनी सीट्स पाई, सीट ऑफ ऑनर पर खाली हाईबैक चेयर के आसपास का एरिया डार्कर हो गया, एक फीमेल फिगर को आउटलाइन करते हुए जो फॉग में लिपटी हुई लग रही थी। उसके ठीक बाद एक आवाज जो एंशिएंट टाइम से ट्रांसमाइग्रेट होकर आई लग रही थी, अटेंडिस के कानों में गूंजी। हम खुद को रिडीम करने की कोशिश कर रहे हैं और इस दुनिया का बैलेंस भी बनाए रखने की। डिसोशिएशन और डेविएशन निस्संदेह सबसे बेसिक ऑर्डर हैं। ये उनके थॉट्स के साथ भी लाइन में है। मैं इनकार नहीं कर सकता कि हम सबके अपने सिनिस्टर थॉट्स और डिजायर्स हैं, लेकिन ये बहुत नॉर्मल है। डेथ और खून बहना इनएविटेबल है, रोज रिडेम्पशन के नाम पर। ग्रे फॉग के ऊपर क्लाइन ने ध्यान से सुना। वो आवाज द्वारा कहे गए कंटेंट को और सुनने के लिए वेट नहीं कर सकता था। हालांकि चाहे वो सीन हो या आवाज, वो लूप होने लगा। ये ऐसा था जैसे ये 1 मिनट से कम के सेक्शन पे फिक्स हो गया हो। ये रोज रिडेम्पशन के एस्टैब्लिशमेंट का सीन है। पहले रेड एंजल इविल स्पिरिट ने कहा था कि ये एक एक्सट्रीमली सीक्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन थी जो करप्टेड एंजल्स के ग्रुप द्वारा एस्टैब्लिश की गई थी। अब ऐसा लगता है कि मामला ऐसा नहीं है। जिस पर्सन ने वो कहा था वो शायद मेडिची नहीं था, बल्कि सौरन या आइनहॉर्न था। वो असल में रोज रिडेम्पशन के बारे में ज्यादा नहीं जानते। क्लाइन मन ही मन बड़बड़ाया जैसे ही उसने अपनी नजर वापस सिटी ऑफ सिल्वर की टीम पर डाली, जो पपेट्स की तरह एक्शंस रिपीट कर रहे थे। टेबल को अप्रोच करना, बैठना, सुनना और छोड़ना। जब हॉल के चारों ओर मशालें एक के बाद एक जलीं, क्लाइन ने अपने ट्रू विजन के साथ पहले ही कुछ अनयूजुअल ढूंढ लिया था। उसने दीवार पर मौजूद म्यूरल्स को जिंदा होते और तेजी से एक्सपैंड होते देखा, हॉल के साथ ओवरलैप करते हुए। इसने टेबल, चेयर्स और फ्लोर टाइल्स को, जो हजारों सालों से ठंडी थी, एक बार फिर गर्म कर दिया। इसने उन फिगर्स को जो कभी इस सीक्रेट मीटिंग में थे, टाइम के बॉर्डर्स क्रॉस करवाया, उनकी फिक्स्ड सीट्स पर रिवाइव करते हुए पास्ट के शब्दों को रीअपियर होने दिया। उनमें से कई फिगर्स क्लाइन के लिए फैमिलियर थे। उनमें से एक एंजल ऑफ फेट ओरोबोरोस था। ये किंग ऑफ एंजल्स, जो अभी भी रोज रिडेम्पशन का मेंबर था, सभी इल्यूजरी फिगर्स में सबसे ज्यादा लाइफ लाइक था। सीन्स कैसे लूप हो रहे थे इसके साथ कंबाइन करके क्लाइन को उस पर्सन पर शक होने लगा जिसने म्यूरल्स छोड़े थे। वो टेल डेवोरर ओरोबोरोस था। पिछले टेम्पल रूइंस में वहां उनके द्वारा छोड़े गए म्यूरल्स थे, वैसे ही गॉड्स की बैटल के रूइंस के लिए। जायंट किंग्स कोर्ट में सिमिलर म्यूरल्स और उन पावर्स के साइंस हैं। मैं इस पर विश्वास नहीं करूंगा अगर कोई कहे कि ये वो नहीं है। इस किंग ऑफ एंजल्स को म्यूरल्स कितने पसंद हैं। वो जहां भी जाता है उन्हें बनाता है। क्लाइन अपने दिमाग में ओरोबोरोस को लैम्पून करने से खुद को रोक नहीं पाया। दूसरा फिगर जो उसने नोटिस किया वो एंजल ऑफ फेट ओरोबोरोस के बगल में बैठा था। उसने ब्लैक आर्मर पहना था जो खून से स्प्लैश किया हुआ लग रहा था। उसके लाल बाल थे जो आग से रिजेंबल कर रहे थे। यंग और हैंडसम दिख रहा था। उसने इस फिगर पर ध्यान इसलिए दिया क्योंकि उसने उसे अपने सपनों में देखा था। इसके अलावा वो सभी फिगर्स के बीच सबसे एरोगेंट पर्सन भी था। वो न सिर्फ अपनी चेयर में पीछे टेक लगाकर बैठा था, बल्कि उसने अपने पैर भी डार्क रेड लॉन्ग टेबल पर रखे थे। उसने माइंड नहीं किया कि सराउंडिंग लोग सेम स्टेटस के हाई लेवल फिगर्स थे। रेड एंजल मेडिची, ये वो किंग्स ऑफ एंजल्स हैं जिन्होंने सीक्रेट गैदरिंग में पार्टिसिपेट किया था। और कौन इसमें शामिल है? जैसे ही क्लाइन के थॉट्स दौड़े, उसने पहले सिटी ऑफ सिल्वर के लोगों को रेस्क्यू करने का फैसला किया जो फेट के लूपिंग साइकिल से बाहर नहीं निकल सके। उसके पास इस एस्पेक्ट में बहुत एक्सपीरियंस था। हाँ, लूप का मीडियम हॉल खुद है। हालांकि इसे डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करने की कोई जरूरत नहीं है। जब तक ये टेम्परेरीली फेट के साइकिल को तोड़ सकता है, बाहर का डस्क अंदर रिस जाएगा और किसी भी अबनॉर्मैलिटीज को डिस्पेल कर देगा। वे डिवाइन किंगडम से ही बिलोंग करते हैं। स्टेटस के टर्म्स में वे ओरोबोरोस द्वारा पीछे छोड़ी गई पावर से सिर्फ स्ट्रॉन्गर या बराबर हो सकते हैं। कुछ सेकंड्स ऑब्जर्व करने के बाद क्लाइन जल्दी एक कंक्लूजन पर आया। डिविनेशन के लिए एक गोल्ड कॉइन फ्लिप करने के बाद उसने इमीडिएटली अपनी स्पिरिचुअलिटी को द सन को रिप्रेजेंट करने वाले क्रिम्सन स्टार की तरफ स्प्रेड किया। डेरिक बर्ग की स्पिरिट बॉडी ने इमीडिएटली फेट के साइकिल को फाड़ दिया, एक इनविजिबल क्रैक क्रिएट करते हुए।
पैलेस के बाहर डस्ट की लाइट से ऑरेंज ग्लो इमीडिएटली ऊपर वाली खिड़की से हॉल में सर्ज हुआ। लिटिल सन के अपनी सिचुएशन फिगर आउट करने का वेट किए बिना, इस डर से कि ट्रू क्रिएटर उस पर लॉक कर लेगा, क्लाइन ने उसे रियल वर्ल्ड में रिटर्न करने देने में हेजिटेट नहीं किया। डेरिक अपने डेज से बाहर आया और रियलाइज किया कि वो अनजाने में डार्क रेड टेबल के साइड में बैठ गया था। उसने ब्लैंकली ऊपर देखा और चीफ, एल्डर लोविया, हेम, एंटियोना और दूसरों को देखा। उसने रियलाइज किया कि उनके चेहरों पर अभी भी कंफ्यूजन के सर्टेन ट्रेसेस थे। अभी अभी अपने एक्सपीरियंस के बारे में सोचते हुए डेरिक अलर्ट था, जैसे उसने डेलिब्रेट किया और कहा, द साइकिल ऑफ फेट। बिल्कुल। कॉलिन इलियट, जिसने ये पहले एक्सपीरियंस किया था, ने हल्का सा सिर हिलाया और खड़ा हो गया। उसने चारों ओर देखा और उसकी नजर सबसे बड़े म्यूरल पर टिकी जिसे उसने अभी देखा था। म्यूरल ने सेम एग्जैक्ट हॉल डिपिक्ट किया। वहां सिमिलर कॉलम्स, मशालें, डार्क रेड टेबल, कॉम्प्लिकेटेड हाई बैक चेयर्स और ऑब्जेक्ट लेआउट थे। जहां तक उन हाई बैक चेयर्स की बात है, उनमें 11 फिगर्स बैठे थे। बिल्कुल एंड में 2 सीट्स थीं और टेबल के साथ लेफ्ट में 5 और राइट में 4। सिटी ऑफ सिल्वर की टीम की आंखें भी चीफ के पीछे गईं और कोरेस्पॉन्डिंग सीन को देखा। लेफ्ट में 5 फिगर्स, ब्यूटीफुल सिल्वर बालों वाला आदमी, लाल बालों वाला और एरोगेंटली बैठा आदमी, हुड पहना एक एल्डर जिसने सिर्फ अपना मुंह, झुर्रियां और दाढ़ी एक्सपोज की थी, ब्लैक आर्मर में एक डिग्निफाइड मिडिल एज्ड आदमी और व्हाइट रोब्स में एक हैंडसम आदमी थे। राइट में 4 फिगर्स बैंडेज में लिपटी एक ब्लैक रोबड ममी, साउदर्न कॉन्टिनेंट के नेटिव से रिजेंबल करता एक मिडिल एज्ड आदमी, सिल्वर आर्मर में कवर्ड एक जाइंट और एक सपल, ब्यूटीफुल और डिग्निफाइड लेडी थे। बिल्कुल एंड में 2 हाई बैक चेयर्स, डार्क ब्लैक कर्ली बालों वाला एक आदमी और फॉग में लिपटी एक औरत थे। उस मोमेंट पर एक गार्जियन ने अपना राइट हैंड उठाया और हैंडसम व्हाइट रोबड आदमी की तरफ पॉइंट किया। उसका फिगर मिस्टीरियस सिंबल्स से बना है। ये सिंबल्स रिप्रेजेंट करते हैं व्हाइट एंजल ऑक्यूजेस। इससे पहले कि गार्जियन अपना सेंटेंस फिनिश कर पाता, उसने अचानक एक ट्रैजिक चीख निकाली, जैसे ही उसकी बॉडी से गोल्डन फ्लेम्स बाहर निकली। वो इंस्टेंटली एक चार्ड कॉर्पस बन गया, जैसे कि वो टच होते ही राख में रिड्यूस हो जाएगा। इसने डेमन हंटर कॉलिन और शेफर्ड लोविया को उसे टाइम पर बचाने में इनकैपेबल बना दिया। उन सिंबल्स को डिस्टिंग्विश करने की कोशिश मत करो, उनमें इमेंस पावर है। कॉलिन ने जल्दी से दूसरों को वॉर्न किया। और ग्रे फॉग के ऊपर क्लाइन दूसरे मामले के बारे में सोच रहा था। व्हाइट एंजल ऑक्यूजेस, क्या वो एटर्नल ब्लेजिंग सन का ट्रू नेम है? अगर ये फैक्ट नहीं होता कि जायंट किंग्स कोड खुद प्रोजेक्टेड पावर से आइसोलेट करता है, तो सिर्फ जोटून यूज करके इस नाम को रीड करना उनका अटेंशन अट्रैक्ट करेगा और डिवाइन पनिशमेंट इनकर करेगा। अपने थॉट्स के बीच डेमन हंटर कॉलिन ने अपनी तलवारें अपने सामने स्टैब की, एक इनविजिबल बैरियर क्रिएट करते हुए। फिर इस सिटी ऑफ सिल्वर चीफ ने उन सिंबल्स और लेबल्स को आइडेंटिफाई किया जिन्होंने उन फिगर्स को फॉर्म किया था। उसने उन्हें धीरे धीरे और फर्मली लेफ्ट से पढ़ना शुरू किया। एंजल ऑफ फेट। पास्ट में रोज रिडेम्पशन को डीटी अलायंस कहा जा सकता था, लेकिन ऐसा ऑर्गेनाइजेशन केवल एंशिएंट सन गॉड की पावर के नीचे चुपचाप डेवलप हो सकता था। उसे छुपना पड़ा और डस्क के पैलेस में सीक्रेटली स्कीम बनानी पड़ी। एंशिएंट सन गॉड पास्ट में कितना पावरफुल था? क्लाइन ने एक गहरी सांस ली, क्योंकि उसने डीपली पोइग्नेंट फील किया। उसने अपने खुद के टैरो क्लब को देखा और रियलाइज किया कि रोज रिडेम्पशन के कंपैरिजन में ये बच्चों का खेल जैसा था। भले ही वो ऑक्सिलरी मेंबर्स विलोसेप्टिन, पालिथ ज़ोरोआस्ट, एज़िक एगर्स और रेनेट टिनेकर को काउंट कर ले, फिर भी अपने पीक पर रोज रिडेम्पशन के साथ कंपेयर करने का कोई तरीका नहीं था। नहीं, अगर मैं इसे रोज रिडेम्पशन के करंट वाटर डाउन वर्जन से भी कंपेयर करूं, तो भी इसके और टैरो क्लब के बीच एक बहुत बड़ा गैप है। आखिरकार इसका लीडर और कन्वेनर केवल एक सीक्वेंस 4 सेंट है। क्लाइन ने एक सेल्फ डेप्रिकेटिंग हंसी दी, जैसे ही उसने अपना अटेंशन 11 फिगर्स की तरफ मोड़ा। उनकी इमेजेस, टाइटल्स और ट्रू नेम्स के बेसिस पर मैं कंफर्म कर सकता हूं कि विंड एंजल, विजडम एंजल और व्हाइट एंजल करंट लॉर्ड ऑफ स्टॉर्म्स, गॉड ऑफ नॉलेज एंड विजडम और एटर्नल ब्लेजिंग सन है। उन्होंने सच में एंशिएंट सन गॉड को धोखा दिया, सिटी ऑफ सिल्वर के क्रिएटर को, और उन्होंने उस डीटी पर भी दावत उड़ाई जिसे उन्होंने सर्व किया था। गॉड ऑफ कॉम्बैट और अर्थ मदर वास्तव में जायंट किंग्स कोर्ट के सर्वाइवर्स हैं। उनमें से एक जायंट किंग का सबसे बड़ा बेटा है और दूसरी उसकी क्वीन है। वे माँ और बेटे हैं, तो इस तरह ये फैक्ट कि फेना पोर्टर ने फेसैक की मदद करने के लिए लॉर्ड ऑफ स्टॉर्म्स पर सीधे वॉर डिक्लेयर नहीं किया, चीजों को थोड़ा अजीब बनाता है। इसके लिए कुछ सोचने की जरूरत है। साथ ही गॉडेस वास्तव में एनिहिलेशन डेमोनिक वुल्फ, मिसफॉर्च्यून की गॉडेस अमानिसिस की फॉर्मर सब्सिडियरी गॉड थी। उस एंशिएंट गॉड के खत्म होने के बाद न केवल उसने एवरनाइट की अथॉरिटी को ग्रास्प किया और सक्सेसफुली सीक्वेंस शून्य के थ्रोन पर असेंड किया, बल्कि उसने अकेले ही फ्लेगिया के सभी डिसेंडेंट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया, एंटिगोनस फैमिली के एंजल को सील कर दिया, नेशन ऑफ द एवरनाइट के अंदर, और मदर ऑफ द स्काई की बॉडी को डिसेंट के लिए वेसल के रूप में यूज किया।
ये बहुत रूथलेस है। एवरनाइट के ब्लेस्ड के रूप में क्लाइन ने सबकॉन्शियसली अपना सिर उठाया और चारों ओर देखा जब उसने ये सोचा, डरते हुए कि उसके इनर थॉट्स बाहर की दुनिया में लीक न हो जाएं। फोगी टाउन में एंटर करने और ये जानने के बाद कि एंटिगोनस और मदर ऑफ द स्काई एंशिएंट गॉड फ्लेगिया के डिसेंडेंट्स थे, क्लाइन को एवरनाइट गॉडेस की ट्रू आइडेंटिटी के बारे में एक सर्टेन आइडिया था। आखिरकार सिटी ऑफ सिल्वर की हिस्ट्री में ये क्लियरली स्टेटेड था कि एनिहिलेशन डेमोनिक वुल्फ एवरनाइट की अथॉरिटी को कंट्रोल करता था और उसके पास कई स्ट्रेंज पावर्स थीं। एंटिगोनस फैमिली के सीर पाथवे के पोजीशन और नेशन ऑफ द नाइट की मदर ऑफ द स्काई के क्लियरली एवरनाइट से बिलोंग करने के साथ कंबाइन करके क्लाइन ने सस्पेक्ट किया कि एनिहिलेशन डेमोनिक वुल्फ फ्लेगिया एक एंशिएंट गॉड था जिसने दो नॉन नेबरिंग पाथवेज की बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक्स को मिक्स किया था। इसलिए वो एक्सट्रीमली क्रेजी और ऑलमोस्ट इरेशनल था। उसका गोल सब कुछ डिस्ट्रॉय और करप्ट करना था। इसलिए उसने गेस किया कि एवरनाइट गॉडेस का एंशिएंट गॉड फ्लेगिया के साथ कुछ लेना देना हो सकता है। ग्रोसेल्स ट्रैवल्स से उसने सीखा कि डेमोनिक वॉल्फ किंग के दो सब्सिडियरी गॉड्स में से एक उसके पेरिश होने के बाद गायब हो गया था, जबकि दूसरे ने फिनिक्स एंसेस्टर को सबमिट कर दिया था। इसके अलावा वो ट्रू नेम फोर्थ एपोक की डेथ मिस्टर एजिक के फादर से कोरिस्पॉन्ड करता था। उसके साथ वो वेगली गॉडेस ऑफ मिसफॉर्च्यून अमानिसिस को एवरनाइट गॉडेस से कनेक्ट कर सकता था। हालांकि एवरनाइट के ब्लेस्ड के रूप में अपने टेम्परेरी स्टेटस की वजह से उसने इसके बारे में ज्यादा सोचने की हिम्मत नहीं की। इसके बजाय उसने अपना अटेंशन कहीं और फोकस किया। इस मोमेंट पर जब उसने उसका रियल नेम देखा तो वो बहुत ज्यादा शॉक नहीं हुआ। इसके बजाय उसने रिलीफ फील किया और महसूस किया जैसे वो फर्म ग्राउंड पर है। इसके अलावा वो एवरनाइट गॉडेस से और भी ज्यादा डरने लगा, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि एंशिएंट गॉड फ्लेगिया रिवाइव हो। गॉडेस ने सीर पाथवे के वेरियस मैटर्स को कंट्रोल किया, उन बियॉन्डर्स को आगे बढ़ने से रोका जो उसके द्वारा क्लियर नहीं किए गए थे। सही है, आफ्टरनून टाउन में उस एक्लेसिस्टिक ने मेंशन किया था कि किसने डार्क एंजल सैसरर गॉड के लेफ्ट हैंड और डिवाइन किंगडम के डिप्टी को टेम्पेट किया था, लेकिन वह नाम नहीं ले सका, जैसे कि इसे मिटा दिया गया हो। क्या ये कंसीलमेंट पावर्स का डेमोन्स्ट्रेशन नहीं है? जायंट किंग्स कोर्ट जैसी जगह के अलावा एवरनाइट गॉडेस और अमानिसिस नाम एक साथ लेने का कोई तरीका नहीं है। भले ही कोई ऐसा करे, कोई भी इसे सुन नहीं पाएगा। दो लोग हैं जिन्होंने रोज रिडेम्पशन को कन्वेन किया, एक डार्क एंजल सैसरर है और दूसरी गॉडेस है। उस वेन्यू के अलावा जहां प्लॉय को कंसीव किया गया था, ये कंसीलमेंट की फोर्सेस से भरा है। दूसरे शब्दों में गॉडेस ने अकेले ही एंशिएंट सन गॉड के फॉल को डायरेक्ट किया था, कैटेक्लिज्म शुरू किया और थर्ड एपोक को खत्म किया। उसके कंपैरिजन में चाहे वो एडम हो या अमोन, वे अभी भी उससे बहुत दूर हैं। ऐसी ट्रूडिटी एडम के अरेंजमेंट्स द्वारा इतनी आसानी से कैसे ट्रैप हो सकती है और रियल वर्ल्ड के मैटर्स में इंटरफेयर करने में असमर्थ हो सकती है? हालांकि ये कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं है जहां गॉडेस उस चीज के लिए एरन करती है जो सबसे ज्यादा यूज की जाती है, खुद को विलिंगली एक ट्रैप में वॉक करवाती है। लेकिन गॉडेस जो कंसीलमेंट की पावर्स वील्ड करती है और जिसने सिटी ऑफ सिल्वर के क्रिएटर की डेथ को प्लॉट किया था, वो अनप्रिपेयर्ड कैसे हो सकती है? साथ ही इसका क्या मतलब है कि ये उसके थॉट्स के साथ भी लाइन में है? वो किसे रेफर करता है? वो इतनी हिडन हिस्ट्री समझने के बाद क्या मैं इसे पीते ही स्कॉलर ऑफ योर पोर्शन को ऑन द स्पॉट डाइजेस्ट कर लूंगा? ये सोचते हुए क्लाइन ने अपना राइट हैंड उठाया और अपने टेम्पल्स को रब किया, खुद को अपने थॉट्स कहीं और फोकस करने के लिए फोर्स किया। जब उस एक्लेसियस्टिक फैंटम ने फोर्थ किंग ऑफ एंजल्स को मेंशन किया तो वो सेल्फ डिस्ट्रक्ट हो गया। क्या ऐसा इसलिए था क्योंकि बाकी तीन ट्रू गॉड्स बन गए थे? हालांकि सिटी ऑफ सिल्वर के रेजिडेंट्स ओकेजनली बैडहेल और हेराबर्जन नाम यूज करते थे, तो कोई एनोमली क्यों नहीं थी? क्या डिफरेंस है? किंग्स ऑफ एंजल्स में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट गॉड का लेफ्ट हैंड सैसरर वो हिस्ट्री की नदियों में क्यों गायब हो गया? शायद वो प्रेजेंट डे इविल गॉड्स में से एक है, ट्रू क्रिएटर, डार्क साइड ऑफ द यूनिवर्स या मदर ट्री ऑफ डिजायर। हॉल के बाहर डिजनरेशन की गॉडहुड के रेमनेंट्स हैं। क्या ये उसके द्वारा पीछे छोड़ा गया था? हाँ, ट्रू क्रिएटर का बर्थ रोज रिडेम्पशन से रिलेटेड है। वो कैसे रिएक्ट करेगा जब वो इस हॉल में म्यूरल्स देखेगा? एक थॉट के साथ क्लाइन ने अपनी गेज शेफर्ड एल्डर लोविया पर डाली। वो लेडी थोड़ी खोई हुई लग रही थी। वो टाइटल्स और नेम्स समझती नहीं दिख रही थी, लेकिन उसने उनमें से एक पोर्शन को रिकॉग्नाइज किया। उदाहरण के लिए एंजल ऑफ फेट ओरोबोरोस। वह ओरोबोरोस द्वारा छोड़े गए टेम्पल रूइंस में ट्रू क्रिएटर की बिलीवर बन गई थी। डेरिक ने भी एल्डर लोविया पर एक नजर डाली, लेकिन उसने उसके इमोशंस में कोई ऑब्वियस चेंज नोटिस नहीं किया। टैरो क्लब के द सन के रूप में डेरिक उन लोगों में से एक था जो प्रेजेंट में बाहर की दुनिया की सिचुएशन सबसे ज्यादा जानता था। इसके अलावा वो लंबे समय से जानता था कि किंग्स ऑफ एंजल्स कौन थे। उसे सस्पिशन था कि उनमें से तीन बाद में डिटीज बन गए थे। इस मोमेंट पर वो सबसे कम कंफ्यूज्ड और परप्लेक्स्ड था। वो रोज रिडेम्पशन के लेवल पर केवल थोड़ा शॉक था,
ये उसके इमेजिनेशन से ज्यादा एग्जैगरेटेड था। कोई आश्चर्य नहीं कि लॉर्ड पेरिश हो गया। डेरिक को पहले एनलाइटनमेंट हुआ इससे पहले कि उसे अपना दिल भारी महसूस हुआ। इस मोमेंट पर उसने अपनी गेज घुमाई और देखा कि चीफ का चेहरा पीला और अगली हो गया। उसने कुछ शब्द धीरे से बड़बड़ाए भी, यह इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल। जहां तक मुझे याद है, चीफ ने कभी इस तरह अपना कंपोजर नहीं खोया। क्या उसने सोचा कि लॉर्ड रोज रिडेम्पशन की वजह से पेरिश हो गया? वो एक्सेप्ट नहीं कर सकता कि वो कभी वापस नहीं आएगा। हालांकि उसने ये बहुत पहले सीख लिया था। जैसे ही डेरिक पजल्ड फील कर रहा था, उसने डिस्कवर किया कि उसके कसकर भींचे हुए होठों के अलावा चीफ का एक्सप्रेशन नॉर्मल हो गया था। एक्सप्लोरेशन टीम के दूसरे मेंबर्स के दिमाग में वो प्रोफेसी अपीयर हुई जो उन्होंने पहले आफ्टरनून टाउन में सीखी थी। ओमनीपोटेंट लॉर्ड, मैं रिपेंट करता हूँ। सैसरीर को टेम्पर्ट किया। किंग्स अक्सर डस्क से बिलोंग करने वाले पैलेस में कॉन्स्पायर करने आते थे। जब तक मैंने ये सब डिस्कवर किया, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डिजेनरेशन, ब्लडशेड, डार्कनेस, रॉट, मर्डर्स, करप्शन और शैडोज ने पहले ही इस जमीन के टुकड़े को डुबो दिया था। यहाँ एक बहुत बड़ी कैलामिटी शुरू होगी। हेम, जो अनशेडोड क्रूसिफिक्स पकड़े हुए था, ने अपने इमोशंस को शांत करने के लिए लंबा समय लिया। उसने थोड़ी होर्स आवाज में कहा, ये वो जगह है जो डस्क से बिलोंग करती है। ये सेकंड एपोक के दौरान सब्सिडियरी गॉड्स और किंग्स ऑफ एंजल्स हैं। उन्होंने सब कुछ प्लॉट किया, जिससे एक बहुत बड़ी कैलामिटी हुई। उन्होंने लॉर्ड को इस जमीन को फॉरसेक करने पर मजबूर कर दिया। कॉलिन इलियड ने अपने सामने 2 तलवारें बाहर निकाली और आधा मुड़ा, शांति से रिप्लाई करते हुए, मोस्ट लाइकली। अगर हम फिगर आउट कर सकें कि तब एग्जैक्टली क्या हुआ था, तो क्या हमारे पास लॉर्ड को प्लीज करने और उन्हें इस जमीन को फिर से देखने देने का चांस है? चीफ का जवाब सुनकर एंटियोना ने एंग्शियसली पूछा। उस मोमेंट पर डेरिक को चीफ की आंखों में दया और उदासी का ट्रेस दिखा। उसने उसे एक्नॉलेज करते हुए सुना और कहते हुए, परहैप्स। तो चलिए एक्सप्लोर करना कंटिन्यू करते हैं। दूसरे टीम मेंबर्स ने जलती हुई आंखों से प्लीड किया। ये पिछले 2 से 3,000 सालों में सिटी ऑफ सिल्वर के लिए आशा की किरण पाने के सबसे करीब था। उनमें से कोई भी इसे जाने नहीं देना चाहता था, भले ही उन्हें इसके लिए अपनी जान कुर्बान करनी पड़े। कॉलिन इलियड ने धीरे से एरिया का सर्वे किया और कहा, एक्सप्लोरेशन के दौरान सिद्धांतों को बनाए रखना मत भूलना। किसी भी समय रशली एक्ट मत करना। ये कंफर्म होने के बाद कि ये जगह रिडेम्पशन से रिलेटेड है, हम हमेशा दूसरी बार, तीसरी बार या उससे भी ज्यादा आ सकते हैं। इतना इम्पेशेंट होने की जरूरत नहीं है। उसके शब्द सुनकर एक्सप्लोरेशन टीम के दूसरे मेंबर्स शांत हो गए। उन्होंने एक के बाद एक रिप्लाई किया, जी, योर एक्सीलेंसी। डेमन हंटर कॉलिन के अरेंजमेंट्स के अंडर बाकी मेंबर्स छोटे ग्रुप्स में स्प्लिट हो गए और सावधानी से हॉल को सर्च किया। उन्होंने म्यूरल्स के अलावा कुछ भी वैल्यूएबल डिस्कवर नहीं किया। बेशक ऐसा नहीं था कि वहां ऐसी कोई चीज नहीं थी। ये आखिरकार एक एंशिएंट गॉड का डिवाइन किंगडम था, जो एक और बाहर ले जाने पर उनके स्पेशल इफेक्ट्स हो सकते थे। इसके अलावा वे इफेक्ट्स लंबे समय तक रह सकते थे। अफसोस, सिटी ऑफ सिल्वर की एक्सप्लोरेशन टीम के लिए उन्हें अपने साथ लाना कन्वीनियंट नहीं था, क्योंकि उनमें प्रैक्टिकल वैल्यू की कमी थी। जहां तक दूसरे म्यूरल्स की बात है, वे मेन म्यूरल्स के अलग अलग एंगल से प्रोफाइल किए गए थे। जब कंबाइन किया गया, तो उन्होंने एक 3 डायमेंशनल सीन फॉर्म किया। सर्च कंप्लीट करने के बाद डेरिक और कंपनी फिर से इकट्ठा हुए और चीफ को हॉल के पीछे एग्जिट तक फॉलो किया। वहां एक सिंगल पेन वाला ग्रे ब्लू डोर था। उन दोनों के बीच 10 मीटर लंबे डोर के साथ कॉलिन इलियड ने फाइनली कहने से पहले थोड़ी देर सावधानी से ऑब्जर्व किया, बाहर एक पावरफुल गार्ड है। चैप्टर 1119, टैसिट कोऑपरेशन। चीफ के शब्दों को सुनने पर शेफर्ड लोविया ने तुरंत अपना सवाल उठाया। किंग्स कोर्ट के फ्रंट गेट पर मौजूद 2 सिल्वर नाइट्स की तरह? ये एक सर्टेन रेंज के बाहर के टारगेट्स पर अपनी तरफ से इनिशिएटिव लेकर अटैक नहीं करेगा? कॉलिन इलियड ने हल्का सा सिर हिलाया और कहा, कम से कम अभी तो ऐसा ही लगता है। वे पहले से ही एग्जिट के पास थे, लेकिन बाहर मौजूद गार्ड का कोई रिएक्शन नहीं था। इसका मतलब था कि दूसरी पार्टी के पास रियल इंटेलिजेंस या स्पिरिचुअलिटी नहीं थी। बहुत मुमकिन था कि वे ऐसे ऑब्जेक्ट्स थे जो जिंदा हो गए थे। दूसरे मेंबर्स के बोलने का इंतजार किए बिना डेमन हंटर कॉलिन ने जारी रखा, विशाल, भारी। कोरिस्पॉन्डिंग इंफॉर्मेशन प्राप्त करने के बाद सिटी ऑफ सिल्वर के ग्रुप ने एक टैसिट अंडरस्टैंडिंग बना ली। एक टीम एग्जिट से थोड़ी दूरी पर ओपन में खड़ी हो गई। उन्होंने डोर की तरफ फेस किया। वे शेफर्ड एल्डर लोविया द्वारा प्रोटेक्टेड थे। गार्ड्स को अट्रैक्ट करने के लिए बेट के रूप में एक टीम ने चीफ से कोरिस्पॉन्डिंग होली ऑयल लिया और उसे एग्जिट पर जमीन पर लगा दिया। हेम, जिसने अनशेडोड क्रूसिफिक्स पकड़ा हुआ था, और डेमन हंटर कॉलिन डोर के साइड में खड़े हो गए और छुपने के लिए स्टोन कॉलम्स का इस्तेमाल किया।
फिर कॉलिन एलियट ने अपनी एक तलवार अपनी पीठ पर शीत कर ली और एक छोटी मेटल बॉटल निकाली, अंदर का लिक्विड गटक लिया। उसका ऑरा तेजी से फेड हो गया और अब ऑब्वियस नहीं था। अगर कोई पास से न देखे तो वे उसकी एग्जिस्टेंस को डिस्कवर नहीं कर पाएंगे। ये एक और सेटअप था। हेम खुले में था जबकि डेमन हंटर छुपा हुआ था। 10 सेकंड बाद शेफर्ड लोविया ने अपना राइट हैंड बाहर फैलाया और हवा में कुछ पकड़ा। उसके सिल्वर ग्रे बाल गहरे नीले रंग में रंग गए। हवा जोर से चली जैसे ही ग्रेश ब्लू दरवाजा खुला। उसके ठीक बाद भारी कदमों की आवाज सुनी जा सकती थी जिससे पूरा हॉल हिल गया। आयरन कलर्ड आर्मर में कवर एक जायंट हाथ में एक हैल्बर्ट के साथ हॉल में भागा। उसके एक्सपोज्ड पार्ट्स में कोई मांस या खून नहीं दिख रहा था, जैसे कि वे मेटल से बने हों। ब्लैक मास्क के पीछे एक डार्क रेड ग्लो था। अगर ये हिलता नहीं और वहां खड़ा रहता तो ये एक स्टैचू से अलग नहीं होता। टैप टैप टैप। हॉल में कंपन और भी ज्यादा ऑब्वियस हो गया। जायंट स्टैचू ने अचानक अपने हाथ में मौजूद हैल्बर्ट को फेंक दिया, जिससे एक हरिकेन पैदा हुआ जो डेरिक और कंपनी की तरफ बढ़ा। बूम! हैल्बर्ट एक इनविजिबल बैरियर से टकराया, जैसे इल्यूजरी रिपल्स तेजी से फैल गईं। शेफर्ड लोविया के सामने एक इल्यूजरी फिगर जिसने सिल्वर आर्मर पहना था, किसी समय अपीयर हो गया था। इसने अपनी ग्रेट स्वॉर्ड को फर्श के क्रैक में स्टैब कर दिया। टैप टैप टैप। जायंट स्टैचू रुका नहीं। जैसे ही वो हॉल में भागा, उस मोमेंट पर उसके पैरों के नीचे एक सीटी जैसी आवाज सुनाई दी, जैसे ही उसकी भारी बॉडी पीछे की तरफ झटके से मुड़ी। उसने उस जगह पर कदम रखा था जो होली ऑयल से स्मियर्ड थी। जैसे ही जायंट स्टैचू गिरा, उसकी आंख में मौजूद क्रिम्सन लाइट अचानक खिली, जैसे एक इनविजिबल फोर्स अपीयर हुई और उसे पकड़ लिया। अचानक अनशेडोड क्रूसिफिक्स से एक ब्लाइंडिंग व्हाइट लाइट बाहर निकली, जो जायंट स्टैचू की एकमात्र आंख पर सटीक रूप से लगी। डार्क रेड कलर डिम हो गया। डेमन हंटर कॉलिन ऊपर कूदा और दोनों हाथों से वही तलवार पकड़ी, नीचे की ओर ऐसे झपटा जैसे कोई बाज अपने शिकार पर झपटता है। डॉन अपीयर हुआ जैसे वे स्ट्रेट स्वॉर्ड पर कन्वर्ज हुए, इसे एक्सेप्शनली विशाल बना दिया। ये कॉलिन इलियट की हाइट से भी ज्यादा था। एक पूफ के साथ ब्राइट स्वॉर्ड जायंट स्टैचू के आर्मर में गैप के थ्रू घुस गई, उसकी आंख में स्टैब करते हुए। डॉन से लाइट की एक बाढ़ अंदर घुस गई। अपने हाथों से अभी भी अपनी तलवार की मूठ को पकड़े हुए कॉलिन इलियट ने और फोर्स लगाई। जैसे ही जायंट स्टैचू जमीन पर गिरा, उसने अपनी तलवार बाहर निकाली और साइड में कूद गया। जायंट स्टैचू दरवाजे पर पड़ा रहा, जैसे उसकी बॉडी से क्रैकिंग साउंड्स निकली जब तक कि उसकी सारी मूवमेंट खत्म नहीं हो गई। उसे दोबारा देखे बिना कॉलिन ने दरवाजे के बाहर देखने के लिए टर्न किया। कुछ सेकंड्स बाद उसने कहा, अभी के लिए कोई और गार्ड्स नहीं है, हम इस स्टैचू को हैंडल कर सकते हैं। डेरिक और कंपनी ने जल्दी से जायंट स्टैचू को घेर लिया और कुशलता से मटेरियल सर्च किए। ग्रे फॉग के ऊपर क्लाइन ने साइडलाइन से पूरी बैटल देखी और सिटी ऑफ सिल्वर के टीम वर्क से गहराई से इंप्रेस हुआ। उसकी ऑब्जर्वेशन के अनुसार यह अननोन था कि जायंट स्टैचू किस मेटल से बना था। इसका सरफेस आर्मर से कवर था, जिसमें शॉकिंग डिफेंसिव स्ट्रेंथ थी। ये बैटल में ज्यादातर अटैक्स को पूरी तरह इग्नोर कर सकता था और इससे निपटना बहुत मुश्किल था। इसके अलावा इस जायंट स्टैचू में कोई स्पिरिट नहीं थी। दूसरे शब्दों में, ये कोरेस्पॉन्डिंग डोमेन की बियॉन्डर पावर्स के प्रति इम्यून था, जैसे कि स्पिरिट बॉडी थ्रेड्स कंट्रोल, हिप्नोटिज्म, फ्रेंजी और नाइटमेयर। ये एक चलते फिरते किले जैसा था, जिससे किसी को शक होता था कि ये गॉडेस ऑफ हार्वेस्ट का काम था। क्लाइन का मानना था कि अगर वो उनकी जगह होता तो बिजारो सॉर्सरर की कोर पावर्स बेकार होने के साथ वो जायंट स्टैचू से निपटने के लिए केवल अपने 2 मैरिनेट्स की पावर्स पर रिलाई कर सकता था। उसे कोई आइडिया नहीं था कि बैटल कैसे डेवलप होगी। अर्ल ऑफ द फॉलन की डिस्टॉर्शन और डिसऑर्डर पावर्स इफेक्टिव हो सकती थीं, लेकिन मैं शायद इसे उतनी तेजी से खत्म नहीं कर पाता जितनी तेजी से सिटी ऑफ सिल्वर की एक्सपेडिशन टीम ने किया। एक टैसिट अंडरस्टैंडिंग वाली बियॉन्डर्स की टीम 1-1-2 से ज्यादा का इफेक्ट प्रोड्यूस करने में एबल होगी। हाँ, उस चीफ का टाइमिंग में कॉन्फिडेंस, साथ ही साथ उसके अटैक में डिसाइसिवनेस भी की थी। क्लाइन ने हल्का सा सिर हिलाया, एडमायरेशन का सेंस फील करते हुए। अगर ये वास्तव में एक लाइव स्ट्रीम होती तो वो हेल्प नहीं कर पाता, लेकिन टिप के रूप में एक गिफ्ट भेजता। बेशक इस बात का हाई चांस था कि ये बस एक विचार था। जायंट स्टैच्यू पर सबसे वैल्यूएबल आइटम लेने के बाद सिटी ऑफ सिल्वर की एक्सपीडिशन टीम आगे बढ़ी। उन्होंने बाहर के कॉरिडोर को फॉलो किया और दूसरे हॉल में एंटर किया। बिल्कुल वैसे ही वे पैलेसेस, टावर्स और अलग अलग कॉरिडोर्स की लेयर्स के थ्रू वेव करते हुए गए और ज्यादा क्लूज खोजने की कोशिश में, साथ ही साथ उस आउटसाइडर जैक द्वारा डिस्क्राइब किए गए समुद्र के एंट्रेंस को खोजने की कोशिश में। भले ही वे उस लड़के के शब्दों पर विश्वास करते हों या नहीं, वे जायंट किंग्स कोर्ट के पीछे डार्क ब्लू सी को देखने के लिए फॉरवर्ड लुक करने से खुद को रोक नहीं पाए।
समुद्र के दूसरी तरफ ऐसे किंगडम्स थे जहां ह्यूमंस फलते फूलते थे। वहां कोई राक्षस नहीं थे जो अंधेरे में छिपे हों। सूरज उगता और डूबता था और बिजली केवल तभी चमकती थी जब बारिश होती थी। वहां लोगों के पास हर तरह का खाना था। इस प्रोसेस के दौरान सिटी ऑफ सिल्वर की एक्सपीडिशन टीम ने बहुत सारे एनिमीज का सामना नहीं किया। उनमें से ज्यादातर स्टैच्यूज थे जो जिंदा हो गए थे। उनमें से एक छोटी संख्या इविल स्पिरिट्स की थी जो रेमनेंट इमोशंस और डस्ट की पावर के कॉम्बिनेशन से बनी थी। बाद वाले अनशेडोड क्रूसिफिक्स के खिलाफ कोई रेजिस्टेंस करने में असमर्थ थे। ये नॉर्मल है। ग्रे फॉग के ऊपर द फूल क्लाइन ने हल्का सा सिर हिलाया, करंट सिचुएशन की अपनी एक्सेप्टेंस एक्सप्रेस करते हुए। जायंट किंग के पेरिश होने के बाद ये जगह एंशिएंट सन गॉड से बिलोंग करती थी। ये अनलाइकली है कि वहां बड़ी संख्या में जायंट पावर हाउसेज और मिस्टिकल आइटम्स पीछे छूटे होंगे। जब किंग्स ऑफ एंजल्स कॉन्स्पायर कर रहे थे तो उन्होंने निश्चित रूप से समय से पहले किसी भी अननेसेसरी मुसीबत को खत्म कर दिया होगा। एक बार एंशिएंट सन गॉड को खा लिया गया था तो इस जगह की ओनरशिप एक मिस्ट्री थी। शायद इसे अबैंडन कर दिया गया था। शॉर्ट में वहां बहुत सारे फोर्सिएबल डेमिगॉड्स या आइटम्स नहीं हैं। खैर, अनशेडोड क्रूसिफिक्स के बिना वो इविल स्पिरिट्स बहुत ट्रबलसम होंगी। सिटी ऑफ सिल्वर की एक्सपीडिशन टीम इतनी स्मूथली एडवांस नहीं कर पाती, जिससे उनके लिए इतनी दूर तक एडवांस करना इम्पॉसिबल हो जाता जब तक कि कोई एंजल टीम को लीड ना करे या ग्रेड 0 सील्ड आर्टिफैक्ट एक्टिवेट ना करे। जब अनशेडोड क्रूसिफिक्स डेरेक के पास लौटा, सिटी ऑफ सिल्वर की एक्सपीडिशन टीम जायंट किंग्स कोर्ट की सबसे ऊंची बिल्डिंग के बहुत करीब थी। यहाँ डस्क एक्सट्रीमली डेंस था, जैसे कि ये उस पैलेस से आ रहा हो। एक बार जब हम इस हॉल को छोड़ देंगे तो हमें जायंट किंग के रेसिडेंस के विंग में आना चाहिए। डेमन हंटर कॉलिन ने आगे पॉइंट करने से पहले अपनी बेरिंग्स और डायरेक्शन ली। शेफर्ड एल्डर लोविया ने सिर हिलाया। फाइनली उसके एक्सप्रेशन में कुछ इरेसिस्टिबल होप थी। डेरेक का दिल तेजी से धड़का और वो अब अपनी एक्साइटमेंट को कंट्रोल नहीं कर सका। फिर उसे एंटियोना द्वारा प्लेकेट किया गया। खुद को कंपोज करने के बाद सिटी ऑफ सिल्वर के लोग अपने सामने हॉल में एंटर हुए और देखा कि दोनों तरफ ऑयल पेंटिंग्स लटकी हुई थीं। ये ऑयल पेंटिंग्स अलग अलग जायंट्स को डिपिक्ट करती थी। कुछ ने बोन फ्लूट्स पकड़ी हुई थी, कुछ ने विंड चाइम्स कैरी की थी, जबकि अन्य ने 7 स्ट्रिंग गिटार कैरी किया था जो उनकी हाइट से मैच करता था। जैसे ही सिटी ऑफ सिल्वर की एक्सपीडिशन टीम अराइव हुई, ऑयल पेंटिंग में मौजूद जायंट्स अचानक जिंदा हो गए। उन्होंने अपने इंस्ट्रूमेंट्स बजाना शुरू कर दिया, एक ब्यूटीफुल ट्यून प्रोड्यूस करते हुए। हॉल में डस्क की लाइट थोड़ी जल उठी। उनके चारों ओर लंबी टेबल्स पर और भी ज्यादा खाना अपीयर हुआ, जैसे वे एक टेम्पटिंग ग्लिसन के साथ ग्लो कर रहे थे, एक बहुत ही टेम्पटिंग फ्रेग्रेंस छोड़ रहे थे। रोस्टेड चिकन, रोस्टेड गूज, हनी बेस्ट के साथ फिश। क्या ये जायंट किंग्स कोर्ट के लिए डिनर बैंक्वेट है? लेकिन क्या उन मुर्गियों, हंसों, बकरियों और मछलियों का साइज बहुत बड़ा नहीं है गॉडेस ऑफ हार्वेस्ट का काम? एक नजर के साथ क्लाइन ने कंफर्म किया कि जो खाना अपीयर हुआ था वो एक इल्यूजन था। आखिरकार जायंट किंग्स कोर्ट में अब कोई इंग्रेडिएंट्स नहीं थे, न ही इसमें ऐसा कोई था जो उन्हें एनविजन या क्रिएट कर सके। ये नॉर्मल खाना है? हेम, जो थंडर गॉड्स रोर पकड़े हुए था, ने सीधे लंबी टेबल्स में से एक को घूरा। उसका एडम्स एप्पल ऊपर नीचे हुआ। शायद। डेरिक ने सूंघा और मुंह भर लार निगलने से खुद को रोक नहीं सका। ब्लैक फेस्ड ग्रास के अलावा उन्होंने कभी नॉर्मल खाना नहीं देखा था। जो मांस राक्षस भूनते थे वो अलग अलग रंगों का होता था, लेकिन उसका स्वाद भी उतना ही खराब होता था। ये उन्हें जहर भी दे सकता था। डेमन हंटर कॉलिन ने आह भरने से पहले कुछ सेकंड्स के लिए घूरा। वे सब फेक हैं। उनके कांटेक्ट में मत आना, वरना अननेसेसरी एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। लोविया के अलावा सिटी ऑफ सिल्वर की टीम ने बड़ी मुश्किल से अपनी नजरें हटा लीं। उन्होंने हॉल के एग्जिट तक चीफ को फॉलो किया। इंस्पेक्शंस की एक सीरीज के बाद कॉलिन इलियड ने अपनी तलवारें जमीन में डाली और भारी दरवाजा धक्का देकर खोला। एक क्रैक अपीयर हुआ, जैसे रिच ऑरेंज लाइट अंदर चमकी। जैसे जैसे गैप बड़ा हुआ, विशाल पैलेस धीरे धीरे क्लियर हो गया। फिर सिटी ऑफ सिल्वर के लोगों ने एक क्रैशिंग साउंड सुनी। इस मोमेंट पर कॉलिन ने एक तलवार बाहर निकाली और अपने टीम मेंबर्स के दिलों में रेस्टलेसनेस को स्प्रेस किया। उसने फिर अपनी दूसरी तलवार बाहर निकाली और धीरे धीरे हॉल से बाहर चला गया। डेरिक और अन्य ने सावधानी से फॉलो किया। डस्क की लाइट में पूरी तरह नहाने के बाद उन्होंने एक ही समय पर लेफ्ट की तरफ देखा। वहां स्टोन पिलर्स से बनी रेलिंग्स थीं। रेलिंग्स के परे एक ऑरेंज रेड क्लाउड था जो दूरी पर धीरे धीरे कम हो रहा था। डार्क ब्लू के अंतहीन हिस्से स्वाथ पर उन्होंने क्रैशिंग साउंड्स एमिट की। किसी को समझाने की कोई जरूरत नहीं थी। उसी समय सिटी ऑफ सिल्वर की एक्सपीडिशन टीम के मेंबर्स ने किताब में रिकॉर्ड्स और जैक के डिस्क्रिप्शन को याद किया। उनके दिमाग में एक टर्म फ्लैश हुआ,
समुंदर, द सी। डार्क ब्लू, बाउंडलेस सी, जो जेंटली एब कर रहा था और इन्फिनिट लाइफ कंटेन करता हुआ लग रहा था, वो सिटी ऑफ सिल्वर की एक्सपीडिशन टीम के मेंबर्स के सामने प्रेजेंटेड था। ये अब एंशिएंट बुक्स में लिखा रिकॉर्ड नहीं था, नहीं ये आउटसाइडर्स द्वारा बोले गए शब्दों का कॉम्बिनेशन था। हालांकि ये अभी भी बहुत दूर था, ऐसा लग रहा था कि कॉन्टैक्ट पॉसिबल था। वाइन रेड बालों वाली एंटियोना ने डेज में देखा। उसने अपना मुंह खोला, जैसे कि वो कुछ कहना चाहती हो, लेकिन एंड में उसने सिर्फ ये शब्द कहे, द सी। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, उसके फोरहेड पर अचानक एक सिल्वर क्रैक अपीयर हुआ। क्रैक तेजी से ऊपर शूट हुआ, इंस्टेंटली एंटियोना को दो हॉल्स में स्प्लिट करते हुए। वार्म और ब्राइट रेड खून गश्ड आउट हुआ, डेरिक के चेहरे पर स्प्लैश करते हुए। बिना किसी आवाज के और सिल्वरी व्हाइट लाइट उसकी बॉडी से शूट आउट हुई, उसकी बॉडी को काउंटलेस स्मॉल फ्लैश के पीसेस में स्प्लिट करते हुए। रेवलिंग चेहरा जो होप से भरा था, वो एक पजल की तरह था जो जमीन पर गिर गया था, हर जगह स्प्लैटर हो गया। ये सिर्फ इस मोमेंट पर था कि डेमन हंटर कॉलिन ने रिएक्ट किया। उसने अपनी दो स्वॉर्ड्स बैंडिश की और उन्हें डायगनली आउटवर्ड स्लैश किया, जैसे कि वो इनविजिबल एनिमीज से डील कर रहा हो। क्लैंग, क्लैंग, क्लैंग। सिल्वर लाइट चमकी और मेटल के रिवर्बरेट होने की आवाज गूंजी। कॉलिन इलियट के आसपास मॉर्निंग सन शैटर हो गया और केओस में स्कैटर हो गया। इस मोमेंट पर शेफर्ड लोविया के पीछे सिल्वर फैंटम ने पहले ही एक स्टेप आगे ले लिया था और ब्लरी जाइंट स्वॉर्ड को जमीन में स्टैब कर दिया था। क्लैंग, क्लैंग, क्लैंग। जैसे ही उन्होंने सिटी ऑफ सिल्वर के लोगों को सराउंड किया, सिल्वर लाइट की स्ट्रीक्स डिफरेंट स्पॉट्स पर अपीयर हुई, उनके आसपास इनविजिबल बैरियर को कट करने की पूरी कोशिश करते हुए, जैसे इंसेक्ट्स एम्बर में स्ट्रगल कर रहे हों। क्लैंग, क्लैंग, क्लैंग। डेंस, कभी कभी थिक सिल्वर लाइट लगातार अपीयर हुई, एक्सपेडिशन टीम की डिफेंसिव पावर्स को ट्रम्बल कराते हुए, जैसे कि वो किसी भी मोमेंट शैटर हो जाएगा। हालांकि चाहे वो डेमन हंटर कॉलिन, शेफर्ड लोविया या डेरिक हो, वो एनिमी के कोई ट्रेसेस नहीं ढूंढ सके। ग्रे फॉग के ऊपर द फूल बस एक सर्टन रिमाइंडर देने ही वाला था, जब 6 मेंबर काउंसिल के चीफ को कुछ रियलाइज हुआ लग रहा था और उसने अपनी दो स्वॉर्ड्स अपने सामने क्रॉस की। क्लैंग। जायंटिक सिल्वर बीम दो स्वॉर्ड से टकराई, डेमन हंटर कॉलिन के पैरों को सॉलिड स्टोन स्लैब में सिंक कराते हुए। उसने ये अपॉर्चुनिटी ली और रोर किया, अनशेडोड डोमेन। चीफ का रिमाइंडर सुनकर डेरिक ने हेजिटेट नहीं किया और अपनी उंगली अनशेडोड क्रूसिफिक्स के कांटों पर स्टैब कर दी, बिना दर्द की परवाह किए। जैसे ही उसका खून ऊज्ड आउट हुआ, क्लियर, ब्राइट, प्योर और ब्लेजिंग लाइट अचानक एक्सप्लोड हुई, दो बिल्डिंग्स के बीच के पूरे एरिया को एनवेलप करते हुए। इस एरिया में एक सिंगल शैडो भी नहीं थी जो छुप सके, कुछ और हाइड नहीं किया जा सकता था। लाइट इस रीजन की रूलर बन गई थी। एक ह्यूज फिगर ने जायंट किंग्स पैलेस के साइड में खुद को जल्दी से आउटलाइन किया। वो सिल्वर फुल बॉडी आर्मर पहने हुए था और नियरली 5 मीटर लंबा था। मास्क के पीछे फ्लिकरिंग लाइट या तो डीप रेड थी या ऑरेंज, और अनमिस्टेकेबली वहां एक सिंगल वर्टिकल आई थी। ये एक जायंट था, एक जायंट जो अभी भी जिंदा था। उसने अटैक अटेम्प्ट करने से पहले एनिमी के एक सर्टेन रेंज में एंटर करने का वेट नहीं किया, ये इम्प्लाई करते हुए कि उसके पास सफिशिएंट इंटेलिजेंस थी। दूसरे सिल्वर आर्मर्ड नाइट्स के अनलाइक, जायंट के ब्रेसर पर ब्राइट पैटर्न्स थे। राइट पर एक ब्लड रेड कलर था जो उसके आर्म के अराउंड सर्कल कर रहा था, और लेफ्ट पर सेम स्पॉट पर ये ब्लैक स्पॉट से एडॉर्न था। जायंट नाइट ने अपनी ब्रॉडस्वॉर्ड उठाई और सिटी ऑफ सिल्वर में सबकी तरफ पॉइंट किया। उसने एक थंडरस वॉइस में कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किंग्स कोर्ट में बार्ज करने की और लॉर्ड सैसरिर की स्लंबर डिस्टर्ब करने की? सैसरिर? डार्क एंजल सैसरिर? ग्रे फॉग के ऊपर द फूल क्लाइन अलार्म्ड हो गया जब उसने ये सुना। वो सबकॉन्शियसली सीधा बैठ गया। गॉड का फॉर्मर लेफ्ट हैंड, डिवाइन किंगडम का डिप्टी, किंग्स ऑफ एंजल्स का लीडर, रोज रिडेम्पशन के 2 लीडर्स में से एक हिस्ट्री की रिवर में डिसअपियर नहीं हुआ था। वो जायंट किंग्स कोर्ट में डीप सो रहा था, जायंट किंग के रेसिडेंस में सो रहा था। उसने स्लंबर की स्टेट में एंटर करना क्यों चूज किया? क्लाइन के दिमाग में कई थॉट्स फ्लैश हुए जैसे ही उसने सबकॉन्शियसली अपनी गेज उस पैलेस की तरफ कास्ट की जिसे जायंट नाइट गार्ड कर रहा था। ये जायंट किंग्स कोर्ट में टॉलेस्ट और मोस्ट मैग्निफिसेंट बिल्डिंग थी। डस्ट की लाइट उसके सरफेस को कवर करने वाले कॉर्पोरियल कोटिंग में ट्रांसफॉर्म होती हुई लग रही थी, उसे डिक्लाइन के क्लियर सेंस के साथ डाई करते हुए। इसने ये फीलिंग दी कि सूरज ढल चुका था और एक एटर्नल इवेंटाइड आ रही थी। दोनों साइड्स पर स्टीपल्स थे, जबकि दूसरी साइड पर स्पायर्स थे। फ्रंट डोर एक डबल डोर था जो आउटवर्ड्स खुलता था, ग्रे और ब्लूमेन कलर्स के साथ। इसकी हाइट 10 मीटर से एक्सीड करती थी और ये सिंबल्स, लेबल्स और पैटर्न से कवर्ड था। ये स्टेटली और मिस्टीरियस दिख रहा था। डोर के लेफ्ट साइड में 3 to 4 मीटर्स टॉल हाइट पर एक पिच ब्लैक सॉकेट था। ये एक एडल्ट की मुट्ठी के बराबर था।
ये सीन देखकर क्लाइन ने अचानक उस ड्रीम डिविनेशन के बारे में सोचा जो उसने पास्ट में किया था। तब उसने सेम सीन देखा था और डिविनेशन के लिए जो मीडियम उसने यूज किया था वो जायंट्स की की थी जो उसने वाइस एडमिरल आइसबर्ग से ऑब्टेन की थी। क्या वो जायंट किंग्स रेसिडेंस खोलने की है? जैसे ही उसने अपना हाथ एक्सटेंड किया, उसने पैलेस के अंदर की सिचुएशन देखने के लिए बिल्डिंग के ऑब्स्ट्रक्शन के थ्रू पास होने के लिए अपना ट्रू विजन यूज करने की कोशिश की। अनफॉर्चुनेटली वो फेल हो गया। आयरन ब्लैक की जो 7 स्ट्रिंग गिटार के साइज की थी वो उसके सामने लैंड हुई। इस मोमेंट पर डेमन हंटर कॉलिन ने जायंट नाइट के अटैक करने से पहले अचानक कहा, तुम एक कोर्ट चेजर हो। जायंट नाइट की ब्रॉडस्वॉर्ड ने नीचे क्लीव नहीं किया। इंस्टेड वो 1 सेकंड के लिए रुका और एक लो वॉइस में बोला, इतने वक्त बाद ये सोचना कि कोई है जो अभी भी कोर्ट चेजर्स को याद रखता है। मैं सभी चेजर्स का लीडर हूँ, लाइट कलर मर्स्कोगन, और मैंने बाद में लॉर्ड सैसरिर को फॉलो किया। मैंने एक बार पावरफुल ड्रैगन्स, एल्व्स, डेविल्स, डेमोनिक वोल्व्स, फिनिक्सेस को हंट किया था। आज तुम मेरे ब्लेड के नीचे मरने के लिए ऑनर्ड हो। इस लाइट कलर ने अपना एटीट्यूड सॉफ्टन नहीं किया। उसने अपनी बॉडी थोड़ी हच की और अपनी स्वॉर्ड दोनों हाथों से पकड़ ली। एक फ्लाइंग मीटियोर की तरह वो हाई स्पीड्स पर हेवी फुटस्टेप्स के साथ सिटी ऑफ सिल्वर के लोगों की तरफ भागा। अनशेडोड डोमेन की एग्जिस्टेंस की वजह से वो अब पहले की तरह अपनी बॉडी हाइड नहीं कर सकता था। जैसे ही कॉलिन इलियड, लोविया और कंपनी ने डिटर्मिन किया कि मर्स्कोगन का अटैक 1 सेकंड में आएगा, इस जायंट नाइट ने अचानक अपनी सिल्वर ब्रॉडस्वॉर्ड का स्लैश मिडवे रोक दिया। डेमन हंटर कॉलिन, जो लोविया के ईविल स्पिरिट के डिफेंसिव सर्कल में नहीं था, उसे अचानक डेंजर का प्रीमोनिशन हुआ। बिना किसी हेजिटेशन के वो साइड में लंज हुआ। बूम! लाइट की एक सिल्वर रे अचानक उस स्पॉट से इमर्ज हुई जहां वो खड़ा था, अंदर से सब कुछ डिस्ट्रॉय करते हुए। ये अटैक इतना अजीब था जैसे ये वॉइड ने खुद जनरेट किया हो। उसी टाइम पर कॉलिन इलियड में भी एक चेंज आया जो जमीन पर डक हुआ था। उसके कपड़े पीसेस में फट गए और कपड़े उसके रैपिडली एक्सपैंडिंग मसल्स द्वारा फाड़ दिए गए। बस एक पलक झपकते ही ये डेमन हंटर एक ग्रेश ब्लू जायंट में टर्न हो गया था जिसके चारों तरफ ब्लूइश ब्लैक लाइंस वॉर्प्ड थीं। उसके फोरहेड पर एक डीप ब्लैक क्रैक था। उसका हर इंच इमेंस पावर, इन्फिनिट मिस्ट्री और एक स्ट्रेंज साइकी इन्फ्लुएंस कंटेन करता था। अगर सीक्वेंस 4 के नीचे का कोई बियॉन्डर ये सीन देखता तो वो डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग बैकलैश सफर करते। उनके ब्रेन्स एक्सक्रूसिएटिंग पेन सफर कर सकते थे जो उन्हें अपना दिमाग खो देने का कारण बनता। उनकी स्पिरिचुअलिटी भी करप्ट हो सकती थी और अगर वो ऐसे इन्फ्लुएंस को विदस्टैंड नहीं कर पाते तो पागल होना, कंट्रोल खो देना या सडन डेथ भी सर्टेन आउटकम्स थे। ये एक डेमीगॉड का इनकम्प्लीट मिथिकल क्रिएचर फॉर्म था। ओरिजिनली कॉलिन इलियड ने जायंट किंग्स कोर्ट में ट्विलाइट के इन्फ्लुएंस की वजह से इस फॉर्म को रिलीज करने की हिम्मत नहीं की थी, लेकिन अब उसने रियलाइज किया कि अनशेडोड डोमेन में डिक्लाइन की फीलिंग सिग्निफिकेंटली वीकन हो गई थी। उसने फिर 2 स्वॉर्ड्स उठाई जो साइज में भी एनलार्ज हो गई थी। डॉन की लाइट में कवर होने के साथ वो लाइट और शैडोज में एनवेलप डोमेन में लाइट कलर मर्स्कोगन के साथ फियर्सली लड़ा। क्लैंग, क्लैंग, क्लैंग। जायंट्स की 3 स्वॉर्ड्स क्लैश हुई और टाइम टू टाइम सेपरेट हुई। हालांकि कॉलिन इलियड डिसएडवांटेज पर था, फिर भी वो किंग्स कोर्ट चेजर के लीडर के अटैक्स के बैराज को विदस्टैंड करने में मैनेज कर गया। टाइम टू टाइम उसे डेंजर का स्ट्रॉन्ग सेंस फील होता। फिर बिना किसी वार्निंग के वो या तो डक करता और इस मोमेंट पर लाइट के सिल्वर बीम्स हमेशा अंदर और बाहर से अपीयर होते। डेरिक ने अपनी आंखें पहले ही बंद कर ली थीं। खून के लॉस को इग्नोर करते हुए उसने अनशेडोड डोमेन मेंटेन करने के लिए अपनी पूरी कोशिश की। हेम और एक और डॉन पैलेडिन ने सिमिलरली अपनी आंखें खोलने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने शेफर्ड एल्डर लोविया की मदद की और प्रोटेक्टिव डोमेन से एग्जिट किए बिना ग्रुप को धीरे धीरे पैलेस की तरफ मूव किया। अगर सिल्वर आर्मर्ड नाइट ईविल स्पिरिट की हेल्प नहीं होती तो वो बहुत पहले एरिया को स्वीप करने वाले स्टॉर्म ऑफ लाइट द्वारा फ्लैश और ब्लड के छोटे पीसेस में डाइस हो गए होते। उस लाइट कलर मर्स्कोगन ने अकेले ही सिटी ऑफ सिल्वर की एक्सपीडिशन टीम को एक प्रिकेरियस पोजीशन में डाल दिया था। काउंटर अटैक करने का कोई चांस नहीं था। किंग्स कोर्ट चेजर्स के लीडर से एक्सपेक्टेड था ये सब्सिडियरी गॉड्स के नीचे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होनी चाहिए, या दूसरे शब्दों में एंजल्स। डेमन हंटर के कंपेयर्ड सिल्वर नाइट के पास कई और टेरिफाइंग बियॉन्डर पावर्स हैं। ग्रे फॉग के ऊपर द फूल क्लाइन ने सी गॉड सेप्टर पकड़ा और केयरफुली बैटल ऑब्जर्व की। उसने जल्दी ही वो एस्पेक्ट फिगर आउट कर लिया जिसमें लाइट कलर मर्स्कोगन पावरफुल था। फर्स्टली उसकी डिफेंसिव पावर एक फुल बॉडी सिल्वर आर्मर सेट में ट्रांसफॉर्म की जा सकती है। सेकेंडली इसका यूज खुद को लाइट के साथ हाइड और कंसील करने के लिए किया जा सकता है, किसी भी मैलिशियस इंटेंट को हाइड करते हुए। थर्डली कंडेंस्ड स्वॉर्ड ऑफ डॉन कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए मेंटेन किया जा सके। इसे एक नॉर्मल वेपन के रूप में यूज किया जा सकता है, सफिशिएंटली शार्प और क्लींजिंग में अच्छा। फोर्थ,
ये एक तरह की थिन सिल्वर व्हाइट स्वॉर्ड क्रिएट कर सकता है टेलीपोर्ट करने के लिए, और ये मोस्ट बैरियर्स को बाईपास करके टारगेट को डायरेक्टली अटैक कर सकता है और इसे टारगेट की बॉडी के अंदर से इरप्ट भी करा सकता है। फर्दरमोर ये थिन सिल्वर व्हाइट स्वॉर्ड बिना किसी वार्निंग के कंडेंस हुई, जिससे इसे प्रिडिक्ट करना मुश्किल हो गया। ये एक सेंट है जो हेड ऑन फाइट करने में एक्सट्रीमली गुड है। अगर सिटी ऑफ सिल्वर के चीफ के रिच एक्सपीरियंस और स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन के लिए नहीं होता, तो वो अपने मिथिकल क्रिएचर फॉर्म में फाइट करते वक्त सेम पाथवे का होने के सप्रेशन इफेक्ट की वजह से डेंजर में होता। अगर ये मैं होता तो मैं पहले ही मारा जा चुका होता। ऑफ कोर्स मैं किंग्स कोर्ट चेजर्स के लीडर के साथ हेड ऑन फाइट नहीं करता करंट सिचुएशन से, क्योंकि इविल स्पिरिट को अपने शेफर्ड को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है, इसलिए उसके लिए बैटल में डायरेक्टली पार्टिसिपेट करने का कोई रास्ता नहीं है। सिटी ऑफ सिल्वर की एक्सपीडिशन टीम के पास विनिंग का ऑलमोस्ट कोई चांस नहीं है। हाँ, वो पहले ही स्लोली रिट्रीट कर रहे हैं। वेरी रैशनल। अगर ये सच में काम नहीं करता तो शायद मिस्टर फूल को लाइटनिंग पनिशमेंट डिलीवर करनी होगी। हालांकि ट्रू क्रिएटर अभी भी देख रहा होगा। मेरा लाइटनिंग स्टॉर्म शायद मर्स कोगन को क्विकली रिजॉल्व ना कर पाए। क्लाइन के थॉट्स दौड़े जब उसने अचानक एक प्रॉब्लम के बारे में सोचा। लाइट कलर मर्स कोगन, जो एंजल नहीं था, सेकेंड एपोक के एंड से कैसे सरवाइव कर गया? वो ना तो डेमनेस है, ना वैम्पायर, ना अनडाइंग, और उसके रीजन प्रोसेस करने से और साथ ही बैटल में जो एबिलिटी वो डिस्प्ले करता है उसमें दूसरे पाथवेज की बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक्स मिक्स नहीं है।